वेरी गुड मॉर्निंग। नए आगाज नए अंदाज के साथ रोज आते रहेंगे और रोज आ रहे हैं आपके साथ। मैं हूं माया खान और मैं हूं शाहजेब अहमद। इस प्रोग्राम के साथ क्योंकि नई सुबह है और एक नई आगाज है, लेकिन बहुत सारी खबरों के साथ इस प्रोग्राम, इसका नाम है सुबह सवेरे पाकिस्तान। शाहजेब, आज आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। और शाहजेब, ये मैं क्या सुन रही हूँ, आपका मूड बड़ा खुशगवार लग रहा है मुझे। हाँ, मैं मूड इसलिए खुशगवार है बिकॉज हर नई सुबह नए आगाज के साथ आती है और मुझे अच्छी तरह पता तुम्हें क्यों कह रहे हो और वो हम आपको नहीं बता सकते। लेकिन ये मोहम्मद हफीज भाई ने क्या किया शाहजेब? ये उन्होंने अपने सारे फैंस को थोड़ा दुखी कर दिया है क्योंकि अब वो ग्रीन किट में नजर नहीं आएंगे। उन्होंने बाकायदा रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। कौमी ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज, जिन्हें प्रोफेसर के नाम से जाना जाता है, बहुत फैंस हैं उनके दुनिया भर में, पाकिस्तान में तो है ही, सब फैंस तो अब सब दुखी भी हैं थोड़े थोड़े, लेकिन साथ साथ जाहिर है उन्होंने साथ दुख का इजहार भी किया कि मैं चाहता था कि जो वर्ल्ड T20 हुआ उसमें हम जीत जाते फाइनल, उसी की वजह से उन्होंने गम में, मतलब वो चाहते थे कि आखिरी हम T20 में वो खेलूं और उसके बाद मैं अपनी रिटायरमेंट का ऐलान करूं। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं दुख का इजहार करता हूं कि ऐसा नहीं हो सका। अगर उनके करियर की बात करें तो 55 टेस्ट, 218 वनडेज और 119 T20 मैचेस के लिए तालियां हो जाएं। अनबिलीवेबल सर, व्हाट एन इनिंग, क्या बात है। आगे चलकर उनकी रिटायरमेंट से मुतालिक तफसीली बात करेंगे। बिल्कुल करेंगे शाहजेब, और मैं समझती हूँ कि आप क्रिकेट तो खेलेंगे ना, कम से कम नजर तो आएंगे ना। वो लीग्स खेलते रहेंगे, बस इनिंग्स खेलते रहे, हमें नजर आने चाहिए आप लोग। आप हम हमें बहुत कहते हैं ना, तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। अच्छा, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के हवाले से जो ये खबर आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि अप्रिसिएशन नहीं मिलती, तो मैं समझती हूँ शाहजेब, हम लोगों ने किताबों में भी पढ़ा कि लीडर्स को कभी अप्रिसिएशन नहीं मिलती और ना एक्सपेक्ट करनी चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों कहा वज़ीर आज़म पाकिस्तान? बस उन्होंने एक शिकायत की है कि मनफी सोच की वजह से जो क्रेडिट है, जो काम वो कर रहे हैं, उसका वो नहीं मिल रहा है। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि बेहतरीन अंदाज से मुल्की मईशत को बचाया, जबकि देखा जा रहा था कोविड की वजह से मुख्तलिफ ममालिक की जो मईशत थी वो ठीक नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान की मईशत को उन्होंने बचाया। तो वो कहते हैं कि इसका क्रेडिट हमें मिलना चाहिए और वो भी नहीं मिला। सब्जियां और प्याज बेचने से मुल्क की दौलत नहीं बढ़ती, आपको बरामदात बढ़ानी होंगी, वज़ीर आज़म ने ये भी कहा है। बिल्कुल सही है। एंड देन अगेन बात तो सही है, कोविड में जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपने आप को सबके सामने दिखाया, पूरी दुनिया के सामने, कमेंडेबल है। लेकिन हाँ, क्या करें, लीडर्स को कब अप्रिसिएशन मिलती है शाहजेब? अब जरा पड़ोसी मुल्क की तरफ लेके जाते हैं, इंतहा पसंदी जो है वो एक और शिद्दत इख्तियार कर गई है। मतलब रोजाना की बुनियाद पर हम देखते हैं वहां से मुख्तलिफ वाकयात हमें इंतहा पसंदी के देखने को मिलते हैं। कमाल हो गया। फिर एक वाकया पेश आया, वो कुछ यूं था कि रियासत कर्नाटक के सरकारी कॉलेज ने तालिबात को हिजाब पहनकर दाखिल होने से रोक दिया और ना उन्हें उर्दू में बात करने की इजाजत दी गई, ना अरबी में बात करने की इजाजत दी गई। मतलब ये जो बुनियादी हुकूक हैं वो भी वहां पर पामाल किए जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा है। कर्नाटका, साउथ इंडिया, ये तमाम लोग यहाँ पर मुसलमान और क्रिश्चियंस और हिंदू सब मिलकर रहते हैं वहां पर। वही हम लोग उसमें बात यही कर रहे थे कि अवाम में इतनी नेगेटिविटी और नफरत नहीं है, लेकिन अगर वहां पर मुसलमान बच्चियों के साथ या लोगों के साथ अगर ये हो गए, तो मुझे वो दौर याद आ गया जो फ्रांस में भी बच्चियों को जो है वो स्कार्फ पहनने से रोक रहे थे। ये तो अजीब सी बात हो गई। और ये खबर भी देखें साथ के मुसलमान खवातीन को ऑनलाइन नीलामी के लिए पेश कर दिया गया। कितनी अफसोसनाक और दर्दनाक किस्म की खबर है। खैर, इस पर भी हम तफसीली बात करेंगे आगे चलकर। अभी सुबहनामे में हम ओवरव्यू चाह रहे हैं कि पूरे प्रोग्राम का हो जाए। और आगे एक और खबर है बड़ी अहम, जिसका जिक्र करना बहुत जरूरी है। हौसी बागियों ने मुत्तहिदा अरब अमारात का कार्गो बहरी जहाज हाईजैक कर लिया। इसकी खबर हमने देखी थी, गुज़िश्ता रोज आई थी। कार्गो जहाज तिबी सामान लेकर सऊदी अरब के अस्पताल के लिए जजीरा सुकुट्रा जा रहा था और हौसी बागियों ने अमाराती कार्गो जहाज को यमनी साहिली शहर हुदैदा के करीब से हाईजैक किया है। तो ये हाईजैक की खबर हो गई। अब हम रुख करते हैं कोविड का, जो कि हम देख रहे हैं कि एक और लहर है जो कि आ रही है। बिल्कुल है शाहजेब, और इसकी वैक्सीनेशन के हवाले से भी जो है वो बूस्टर्स जो है किस तरह कौन लगवा सकता है। 50 साल से ज्यादा की उम्र के वाले लोग लगा सकते हैं। आपको अगर 6 महीने 5 या 6 महीने हो गए दोनों बूस्टर्स लगवाए हुए, तो आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। इसके वजह से ये, क्योंकि आपको गुज़िश्ता रोज इस अमल का ये जो आगाज है ये हो चुका है, पूरी दुनिया में हो चुका है शाहजेब। खासतौर पर पाकिस्तान की भी हम बात करेंगे, पाकिस्तान में हो चुका है। यानी कि अगर आपको 6 माह गुजर चुके हैं माया, आपने दोनों डोजेज अपनी लगवा ली हैं, तो आप बूस्टर वैक्सीन लगवा सकते हैं। और 50, जैसे कि माया ने बताया कि 50 साल और ज्यादा उम्र के अफराद को इंसदाद कोरोना वैक्सीन का बूस्टर अब लगाने का आगाज भी बाकायदा तौर पर कर दिया गया है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और हिंदू यात्री के हवाले से हम आपको बताएंगे। सबसे पहले अपने पहले सेगमेंट में आपको यही बताएंगे कि पाकिस्तान एक आजाद मुल्क है, जहां पर मजहबी आजादी है, जहां पर आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है। चाहे आपका किसी तबके से, किसी मजहब से, कहीं से भी ताल्लुक है, आप सब लोग अपनी मजहबी रसूमात की अदायगी
अदायगी की मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ के साथ अदा कर सकते हैं। यही पाकिस्तान की खूबसूरती है और करते हैं माशाल्लाह। सब लोग अपनी जितने भी इवेंट्स होते हैं उसको बाकायदा उसको सेलिब्रेट किया जाता है और तमाम पाकिस्तान में रहने वाले उसकी रिस्पेक्ट और उनके मजहब की जो है वो करते हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, बैरून मुल्क से आने वाले यात्री भी यहाँ आने के बाद अपनी रसूमात जो अदा करते हैं, जब हम कहीं किसी इलाके की बात कर लें, वो भी भरपूर तरीके से अदा करते हैं अपनी रसूमात और उनको भी मजहबी आज़ादी हासिल होती है, उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है, कोई उनको तंग नहीं करता किसी भी मामले में। और इसकी एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा में हिंदुओं के मजहबी पेशवा की समाधि पर आए यात्री, ये बहुत बड़ी उनकी एग्जाम्पल है। भारतीय यात्रियों के मुताबिक उन्हें पाकिस्तान आकर बेहद खुशी हुई है और सुकून मिला है, और क्यों ना मिले जब उनको यहाँ पर एक आज़ाद मुल्क के अंदर रहने की और अपनी मजहबी रसूमात अदा करने की जो है वो मुकम्मल आज़ादी होगी, तो खुश तो होंगे ना। हाउ नाइस, यू नो, इतना फख्र महसूस होता है कि मेरा मुल्क पाकिस्तान एक ऐसी सरजमीन है जहां पे ना सिर्फ यहाँ पर रहने वाले, लाइक यू सेड, बाहर से आने वाले भी तमाम मज़ाहिब के लोग अपना समझते हैं। ये है पाकिस्तान शाहज़ेब, बिल्कुल। और पीर के रोज 159 यात्री वाघा बॉर्डर के जरिए जबकि दीगर दुबई के रास्ते पेशावर पहुंचे थे। तो ये पाकिस्तान की बात हुई, हमारे मुल्क की बात हो गई। लेकिन कुछ हमारे पड़ोसी मुल्क ऐसे हैं जहां पर इसके बिल्कुल बरक्स मनाज़र हमें देखने को मिलते हैं। चाहे हम ख़वातीन की बात करें, चाहे हम देखें कि जिस तरह से कश्मीरियों के साथ जुल्म ढाए जा रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि भारत मुसलमानों की ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किल बनाता जा रहा है। इज्जतें पामाल हो रही हैं, ख़वातीन को ऑनलाइन मुख्तलिफ तरीकों से बेचने के लिए पेश किया जा रहा है। कितनी अफसोसनाक बात है माया। बहुत ही अफसोसनाक बात है, बहुत ही अफसोसनाक बात है कि मुस्लिम ख़वातीन की तस्वीरों को इस तरह ऑनलाइन ऐसे वेबसाइट्स पर जो है उनकी तस्वीरें लगाई जा रही हैं, शाया किए जा रही हैं और वहाँ पर उनको जो है वो फॉर सेल के लिए लगा दिया गया है। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। बिल्कुल। और जो खबर सामने आई वो सहाफ़ी हिबा बेग की थी, जिन्हें ऑनलाइन बराए फरोख्त ख़वातीन में शामिल किया गया। हिबा बेग ने ट्वीट करते हुए लिखा कि 6 माह में दूसरी बार उन्हें ऑनलाइन बेचा गया है या पेश किया गया है। और साथ उन्होंने ये शिकायत भी की कि हुक्काम कब जागेंगे, कब मोदी सरकार जागेगी, कब उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा जो इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। और खैर, जब मोदी सरकार खुद ही इसमें मुलव्विस है तो किससे आप मुतालबा करेंगे और किससे चाहेंगे कि वो आपको इंसाफ दे। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक साहिबा। बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सुबह सवेरे पाकिस्तान में अब जुल्म सितम, जानों के ज़िया के बाद अब इज्जतें भी पामाल की जा रही हैं। मुसलसल हम देख रहे हैं भारत में, क्या नरेंद्र मोदी के देश में कोई भी महफूज नहीं है? सवाल तो यहाँ पर यही उठा है मिशाल साहिबा। वेरी गुड क्वेश्चन। एक पोर्टल बना है गुली बाई, जो इंडिया के अंदर बना है, जिसके अंदर ख़ास तौर पे जो बीजेपी और जो स्टेट पैट्रनेज है, जो हैरान कुन बात है कि मुसलमान औरतों को टारगेट किया जा रहा है और उनकी पिक्चर्स को डॉक्टर करके उनको न्यूडिटी में दिखाया जा रहा है और उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और एक्सप्लिसिट किस्म की लैंग्वेज यूज़ की जा रही है और उनके नाम जो हैं 100 इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम औरतों को भी उसके अंदर डाला है उन्होंने, जो वहाँ पे रहते हैं। करोड़ों की आबादी है मुसलमानों की। तो इस तरीके से उनको दुनिया के सामने जैसे एक फ़िश मार्केट है कि औरतों को वहाँ पे बेचा जाए खुदा न खास्ता या रेप किया जाए, और पूरी स्टेट की प्रोटेक्शन है क्योंकि वो कंप्लेन करने भी जब गई है तो उसको भी पता चला है कि ये तो पीछे से जो करंट रिजीम है आरएसएस की और इनकी हिंदुत्वा की, इनका पूरा एक एजेंडे के तहत अब औरतों को जो टारगेट किया जा रहा है, माइनॉरिटीज़ की, और ख़ास तौर पे इसमें तो इस केस में मुसलमान औरतें हैं और उनकी विजुअल्स जिस तरीके से मिसयूज़ किए जा रहे हैं, उनको कट करके उनके अंदर और तरह के इमेजेस डाल के उनकी लाइव्स जीना हराम कर दिया है इंडिया ने, जो कि एक और नए टाइप का, मैं समझती हूँ कि हर दफ़ा कोई एक नया डेफिनेशन आती है ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की जो हिंदुस्तान कर रहा है। अब सेक्सुअल कंटेंट के साथ लिंक करना, पोर्नोग्राफी के साथ लिंक करना शरीफ ख़ानदान के लोगों को, औरतों को, तो ये तो हाईली शेमफुल है और इसके ऊपर कोई एक्शन भी नहीं लिया जा रहा, जो सबसे बदकिस्मती की बात है। जी यासीन साहबा, सुनकर इतना दुख हो रहा है, मुसलमान ख़वातीन के साथ ऐसा सलूक, मतलब ये कितना शर्मनाक हो सकता है, कितना, मतलब इंसान की सोच जो है ना वो बिल्कुल जवाब दे जाती है, कोई जवाब ही नहीं होता। तो मकबूजा कश्मीर में भी मुसलमान औरतों के साथ किस तरह का सलूक बरता जाता है? देखिए, ये मोबाइल एप्लीकेशन है बुल्ली बाई, और जिसके तहत ये सब कुछ किया जा रहा है
और इस एप्लीकेशन को भी नहीं ब्लॉक किया जा रहा और पूरे इंडिया के अंदर ये वायरल हो रही हैं पिक्चर्स और उनके नाम और उनकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है, उनके घर बार एड्रेसेस हर चीज़ को किया जा रहा है। और मॉब्स की सूरत में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उनको अटैक किया जाएगा उन औरतों को, और कर भी रहे हैं, और थ्रेटनिंग कॉल्स भी उनको आ रही हैं। तो इट्स वेरी शेमफुल। और रेप एज अ वेपन ऑफ वॉर तो कोई नई बात नहीं है हिंदुस्तान की स्टेट के लिए, कि वो इतने गिरी हुई कौम है इंडिया की स्टेट, स्पेशली जिस तरीके से उनकी इंडियन आर्मी जो वहाँ पे काम कर रही है और टेरराइज करने के लिए बंदूकों के साथ साथ रेप को भी यूज़ किया जा रहा है कि लोगों को साइलेंस किया जाए, टेरराइज किया जाए। और उसका तो एग्जैक्ट अकाउंट ही नहीं है कि कितने नंबर ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट्स की जा रही हैं औरतों के साथ ओवर डेकेड, 70 ईयर्स, एंड द एग्जैक्ट स्टेटिस्टिक अभी तक हमारे पास नहीं है ऑफ रेप विक्टिम्स। वहाँ तो गाँव रेप किए हैं हिंदुस्तान की दहशतगर्द आर्मी ने। बिल्कुल बिल्कुल मिशाल साहिबा, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि निहत्ते कश्मीरियों पर मजालिम का जो सिलसिला है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा, वो थमने का नाम नहीं ले रहा, और पाकिस्तान मुसलसल मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर आवाज़ बुलंद कर रहा है। अब जो आलमी कुव्वतें हैं उनको क्या एक्शन लेना होगा इस मोदी सरकार के खिलाफ ताकि ये तमाम मजालिम रोके जा सकें? देखिए, वहाँ पे तो इतने इश्यूज़ हैं, इतनी ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं, और वहाँ पे जिस तरीके से लोगों को मारा जाता है, खाली हम 2021 का ही ले लें तो उसमें 400 से ज़ायद जो लोग हैं कश्मीरी जो हैं जिनको शहीद किया गया, उसके अंदर हज़ारों की तादाद में कश्मीरियों को मिसिंग पर्सनस के अंदर गायब कर दिया गया और अनमार्क्ड ग्रेव्स के अंदर उनको लैंड कर दिया गया और कंसंट्रेशन सेल्स के अंदर उनको बंद किया हुआ है। और हज़ारों औरतें ऐसी हैं जिनके जो विडोज़ बन गई हैं, हाफ विडोज़ बन गई हैं, और उनके सारे के सारे जो राइट्स हैं, उनके इकोनॉमिक, सोशो पॉलिटिकल राइट्स, इंसानियत के सारे जितने भी रिकॉर्ड हैं इंडिया ने तोड़ दिए। और अभी हाल ही में जनवरी 1 को ही जो नई रिपोर्ट आई है कि कैंसर जो है वो कि जिस तेज़ी के साथ वहाँ बीमारियाँ भी फैल रही हैं, क्योंकि कोविड से पहले भी वहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ कोई भी नहीं थी ख़ास, जो अगर थी भी तो वो इंडियन आर्मी के लिए वो हॉस्पिटल्स थे, उनके लिए वो फैसिलिटीज़ थी या उनके ख़ानदानों के लिए। और जो ज़ख्मी लोग प्रोटेस्ट के अंदर जब निकलते हैं या आम पेडेस्ट्रियंस भी जो चलते हैं, जब उनको मारा जाता है, शहीद किया जाता है या उनको पैलेट से छलनी किया जाता है यूथ को, तो फिर ऑब्वियसली फिर वो हॉस्पिटल जाना चाहते हैं या उनको लोग लेके जाते हैं, तो वहाँ पे भी जो हॉस्पिटल के स्टाफ को, डॉक्टर्स को मारा जाता है, एम्बुलेंसेस को शूट किया जाता है। तो इस वक्त 23,000 जो है क्रॉस कर गया है इस खाली एक साल के अंदर कैंसर का रेशो, क्योंकि ये अभी रीसेंट रिपोर्ट है। इसके तहत भी जो डॉक्टर्स भी वहाँ कह रहे हैं कि वो इतना पोल्यूटेड एनवायरनमेंट है, वहाँ पे हर टीयर गैस शेलिंग होती है, पेपर गैस यूज़ की जाती है, और एक ट्रॉमा में लोग रहते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में। तो वहाँ पे कोई ऐसी फैसिलिटीज़ भी नहीं है कि लोगों को वहाँ पे जाके कोई वैक्सीन लगाई जाए या कोई टेस्टिंग किट्स हों या कोई वेंटिलेटर्स हों बीमारों के लिए। तो बहुत ही खौफनाक हालत है, और जाली दवाइयाँ बेची जाती हैं वहाँ पे, और जाली दूध, जाली बहुत से फूड आइटम्स जिनके अंदर केमिकल्स डाले होते हैं, सर्फ डाला होता है, और ये तो बहुत से इस पे सर्वेज हुए। तो ऐसे हालात के अंदर वहाँ पे अपनी ज़िंदगी जो है वो बसर कर रहे हैं। जी मिशाल साहबा, एक और भी, क्योंकि ऑब्वियसली एक सवाल जहन में आया, तो क्या इतलात हैं स्पेशली मकबूजा वादी के हवाले से, और अगर हुर्रियत रहनुमा और ख़ासतर यासीन मलिक साहब की तबीयत के हवाले से कुछ इल्म हो सका? देखिए, उनका तो बहुत ही दिन ब दिन डिटोरिएट कर रही है यासीन साहब की हालत भी, और उनको एक डेथ सेल में रखा हुआ है, 5 बाई 7 फीट का डेथ सेल है, और उसके अंदर जिस तरीके से उनको पिछले 2 सालों के अंदर फ़िज़िकल और मेंटल टॉर्चर किया गया, और अब तो 2.5 ईयर से ऑलमोस्ट फैमिली से हमसे राब्ते की कोई इजाज़त नहीं दी गई, और उनकी लीगल एक्सेस भी छीन ली है, और कॉन्कॉक्टेड और फ्रॉड किस्म के केसेस किए जा रहे हैं उनके ख़िलाफ़। तो हालत इस वक्त बहुत उनकी वीक है, और मैं अपील करती हूँ कि जो दुनिया की अदालतें, ख़ास तौर पे यूनाइटेड नेशंस जो है, जिसकी पैरामाउंट ड्यूटी है कि जितने भी हमारे कश्मीरी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं और हुर्रियत रहनुमा जो हैं जिनको जेलों के अंदर मारा पीटा जा रहा है, फैमिली से जुदा किया हुआ है, झूठे केसेस डाले हुए हैं उनके ऊपर, कि उनको रिहा किया जाए अर्जेंटली। क्योंकि अगर हम कोई भी अमन की तरफ जाना चाहते हैं तो उसका एक ही वाहिद रास्ता है कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमारी जो हुर्रियत की अजीम क़यादत है, वो टेबल पे बैठे और जिस तरीके से आवाम चाहती है वो मसला हल हो। मगर हालत वहाँ पे ऐसी है कि दिन ब दिन डेमोग्राफी के चेंजेस किए जा रहे हैं, लाखों की तादाद में, ओवर 45 लाख
जो है इंडियंस को वहाँ के वोटर राइट्स, डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स इशू कर दिए गए हैं और वहाँ पे मेजॉरिटी में उसको तब्दील किया जा रहा है इंडियन मेजॉरिटी एरिया, मिनी इंडिया में। तो फिर तो बहुत ही खौफनाक नताइज होंगे अगर वहाँ पे अगर ये मेजॉरिटी में वहाँ पे सेटल हो गए एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी में और फिर रायशुमारी अगर। अच्छा मिशाल साहब ये भी बताइएगा कि मकबूजा कश्मीर में हम देख रहे हैं कि जाली मुकाबलों के जरिए कश्मीरियों की जानें ली जा रही हैं। कुछ एदाद शुमार आप शेयर कर सकती हैं 2021 के हवाले से कि जो काबिज भारतीय फौज है उन्होंने कितनी जानें ली कश्मीरियों की? खाली दिसंबर का अगर हम महीना उठा लें 2021 का तो उसके अंदर 30 से ज़ायद कश्मीरियों को शहीद किया गया, 91 को अरेस्ट किया गया और कस्टोडियल किलिंग्स 10 की हुई। और वैसे तो अनअकाउंटेबल है क्योंकि वहाँ पे डेटा रिपोर्टिंग कलेक्शन जो है वो बैंड है उसके ऊपर, और जो भी स्टेटिस्टिक्स को रिकॉर्ड करते हैं उनका डेटा छीन लिया जाता है। ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स जो खुर्रम परवेज़ और दूसरे हैं उनको भी जेलों में बंद किया हुआ है जो बहुत सा आर्काइव्स कलेक्ट करते हैं। मगर पूरे साल के अंदर 400 से ज़ायद जो हैं वो कश्मीरियों को शहीद किया गया और हज़ारों हाफ विडोज़ और विडोज़ औरतें बनी और हज़ारों की तादाद में ओवर 6000 जो लोग हैं इस वक्त जो रिकॉर्ड है एक साल के अंदर जिनको अरेस्ट किया गया है कश्मीरियों को। और बहुत सी औरतें हाफ विडोज़ और विडोज़ बनी हैं और मिसिंग पर्सनस की एग्जैक्ट तादाद भी नहीं बता सकते बदकिस्मती से। मगर दिसंबर के अंदर खाली सिर्फ दिसंबर में 31 शहादतें हुई हैं और जो आखिरी दिन था उस दिन 31 जब अगला साल शुरू होने वाला था तो 6 कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया। बहुत ही दुख और गम और पता नहीं नया साल क्या लाया है कश्मीरियों के लिए और शहादतें। अल्लाह करे कि इस साल कोई अमन की तरफ जाए और कश्मीरियों को आज़ादी का वो सूरज नज़र आए और इंशाअल्लाह ताला ये कुर्बानी लाएंगी। आमीन। बिल्कुल हमारी भी यही दुआ है कि ये साल एक अमन का साल साबित हो कश्मीरियों के लिए, ख़ास तौर पर जिस तरीके से उनके ऊपर जुल्म ढाए जा रहे हैं। जैसे कि वो फैक्ट्स एंड फिगर्स भी जो है वो शेयर कर रही हैं हमारे साथ कि अनकाउंटेबल हैं कि तकरीबन अगर 400 से ज़ायद वहाँ पर शहीद रिकॉर्ड किए गए जो कि 2021 की अगर हम बात कर रहे हैं, और बेशुमार हज़ारों की तादाद में ऐसे कश्मीरी हैं जिन्हें अरेस्ट किया गया है। और जाहिर है वहाँ पर मुख्तलिफ पैलेट गन्स का भी हम देखते रहे हैं कि इस्तेमाल होता रहा है। शुक्रिया भी अदा करते हैं, बहुत शुक्रिया मिशाल मलिक साहबा, हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया हमारे साथ मौजूद थी और कश्मीर के हवाले से फैक्ट्स एंड फिगर्स, रियलिटी ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ हमारे साथ शेयर कर रही थी, जिससे सिर्फ दिल से एक आवाज़ आती है, एक कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तो शाज़ेब थोड़ा सा वक्फा ले लेते हैं कि यहाँ पर एक मोमेंट है, छोटा सा मोमेंट लेते हैं इस दुआ के साथ कि इस वक्फे के बाद रहिएगा हमारे साथ। सुबह पाकिस्तान में कर रहे हैं हम आपका इंतजार। वी विल बी राइट बैक। एक बार फिर हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। मैं और शाज़ेब कर रहे थे बेचैनी से आपका इंतजार कि कब आप वक्फे के बाद वापस आएंगे और कब हम प्रोग्राम को आगे लेके चलेंगे। तो आगे लेके चलते हैं अब, क्योंकि आपने काफी इंतजार कर लिया है। और अब बात करते हैं गैस रिजर्व्स की, जो कि बड़ा अहम टॉपिक है। वो इस हवाले से कि मुल्क में गैस के बड़े ज़खायर दरियाफ्त हो गए हैं, तो बड़ी खुशखबरी भी है। लेकिन ये जानना ही बहुत जरूरी है कि इन ज़खायर के साथ साथ हमें फायदा क्या होगा, किस तरीके से ये घर तक गैस पहुंचेगी, क्या वाकई हमारा बहरान खत्म होगा गैस का कि नहीं होगा। बट शाज़ेब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इस तरह के ज़खायर अक्सर आते रहते हैं, सामने आते रहते हैं, हमारे होता है वो अब हमारे सारे मसाइल दूर हो जाएंगे, अब हमारे गैस का मसला नहीं हो जाएगा। फवाद चौधरी साहब ने जो भी कहा, अब गैस का बहरान भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, वो भी नहीं होगा। लेकिन क्या होता है फिर, उसके बाद क्या होता है? वो फिर बैठ जाती है बात, बहरान खत्म नहीं होता। हमें ये मालूम है हमारा बहरान खत्म नहीं होता, कुछ भी हो जाए हमें गैस बहरान मिल जाए, क्या कहते हैं, हमें गैस ज़खायर मिल जाए। जैसे गुज़श्ता साल बलूचिस्तान में भी कुदरती गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त हुए थे, उसके बावजूद हमारा गैस बहरान है वो वैसे का वैसे ही रहता है। अब दरियाफ्त होने के बाद जो उसका पूरा प्रोसेस होता है एक्सट्रैक्शन का, वो किस तरीके से होता है, कितना लंबा होता है, ये तमाम चीजें जानना बहुत जरूरी है कि अगर गैस रिजर्व हमें मिल भी जाए तो घरेलू सार्फिन को गैस मिलने तक वो पूरा प्रोसेस किस तरीके से जो है वो अमल में आता है, किस तरीके से पूरा प्रोसेस चलता है,
ये सब चीजें समझना बहुत जरूरी है, बहुत समझना बहुत जरूरी है, पूछना बहुत जरूरी है। हमारे साथ कंसर्न लोग होंगे, रिस्पॉन्सिबल लोग होंगे जो उस डिपार्टमेंट से हमसे बात कर सकते हैं, क्योंकि देखिए एक तो है तो अच्छी खबर ना कि चलो एक आज के दिन तो खुश हो जाए, हम हैं, हम दरियाफ्त हो गए हैं आज तो खुश हो सकते हैं कि भाई अवाम जो है खुश हो जाए। एक और जो है वो ज़खायर जो है सामने आए हैं, तो पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है। इससे रिलेटेड हमारे साथ थोड़ी देर बाद मौजूद होंगे। यहाँ पे ये भी बता देते हैं कि वजारत तवानाई के मुताबिक इस दरियाफ्त का अंदाजा गुज़िश्ता एक दिहाई में सबसे बड़ा करार दिया जा रहा है। अमेजिंग। सो हु डू वी हैव टुडे? साबिक सेक्रेटरी, बिल्कुल साबिक सेक्रेटरी पेट्रोलियम जीएस साबरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साबरी साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। साबरी साहब सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि ये गैस के ज़खायर तो मिल गए हैं, दरियाफ्त हो गए हैं, बहुत अच्छी खबर है। ये किस तरीके से घरेलू सार्फिन को गैस मिल सकेगी, कितना अरसा लगता है एक्सट्रैक्शन में, इस पूरे प्रोसेस में, और ये कितनी बड़ी कामयाबी है? क्या वाकई इससे गैस बहरान खत्म हो सकता है? बहुत सारे सवालात मैंने ऐड कर दिए। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया। देखिए घरेलू सार्फिन के लिए तो बहुत बात की बात है, मैं उस पर जाऊंगा, लेकिन जो ये अच्छी खबर है इस साल माशाल्लाह दो बड़ी अच्छी खबरें आई हैं। एक अभी 2-3 दिन पहले आई थी कि गवर्नमेंट ने इतने ब्लॉक्स अनाउंस कर रहे हैं बिडिंग के लिए, तो वो बहुत अच्छी खबर है। मैं बताऊँ कि मैं अपने तजर्बे के साथ, दूसरी खबर ये आई है जो आई है, और इसमें हमें जरा थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना चाहिए कि हम लोग ना बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं। और अभी भी मैं टॉक शो पे, मैं भी यहाँ पे बड़ा जुबिलेशन मूड में आ गया था आपकी बातें सुन के। तो इसमें ये है, देखिए ये जो अवार्ड है ये 2006 में अवार्ड हुआ था। देखिए इसका एक प्रोसेस होता है, हम लोग ओवरनाइट ना कोई भी चीज़ नहीं कर सकते। और मैं पिछले 15-20 साल से ये कह रहा हूँ कि KPK इज अ वेरी प्रोस्पेक्टिव एरिया, खास तौर पे ये जो सराउंडिंग एरियाज हैं इनके। उसकी वजह क्या है कि देखिए जब टल ब्लॉक पहली डिस्कवरी जो है, छोटी छोटी तो होती नहीं है, नशफा में भी हुई है OGDC के में, बट जो मेजर डिस्कवरी टल ब्लॉक में हुई थी ये 2000 में हुई है। अब 2000 के बाद जो आजकल जो है ना तकरीबन 18 से 20 ब्लॉक्स वहाँ पे काम अवार्ड हुए हुए लाइसेंस। तो ये सबसे बड़ी बात जो है ना, ये जो लोग आते हैं वो इनकरेज होकर आते हैं कि आपकी क्या फील्ड है और कितनी प्रोस्पेक्ट है। अब इसके बाद ये जो डिस्कवरी है, ये मैं आपको बिल्कुल मुत्तफिक हूँ आपसे, और ये जो खबरें आ रही हैं कि इस दिहाई की सबसे बड़ी डिस्कवरी है। बट मैंने इसे सबसे बड़ी इस दिहाई की बात नजर ये ख्याल रखी है क्योंकि पिछले 10 साल में 2 मिलियन क्यूबिक फीट, 5 मिलियन क्यूबिक फीट, 10 मिलियन क्यूबिक फीट अमूमन इतनी डिस्कवरीज होती रही हैं। इसके ऊपर कभी डिस्कवरी हुई है जिस इन द रेंज ऑफ अबाउट 30-35 मिलियन क्यूबिक फीट पर डे है, विच इज वेरी गुड ऑमिन। अच्छा, हमने मैं आपके सवालों के जवाब पे आ रहा हूँ। कभी साहब एक सवाल, जी आप जवाब दे दीजिए, फिर एक सवाल मुझे पूछना है बड़ा, आपके बहुत बात काट रही हूँ, आपकी माजरत, लेकिन मुझे जरा ये समझाएगा कि आम आदमी को ये प्रोसेस कैसे समझ में आए, साथ साथ अपनी बात ये भी जोड़ दीजिएगा। जी प्लीज। जी देखिए, आम आदमी को यह सोचना चाहिए कि जब अवार्ड हो जाता है लाइसेंस, देखिए आप घर भी जो बनाते हैं, जब आप पहले जमीन खरीदते ये करते हो, उसमें भी 3 से 4 साल लगते हैं। तो आम आदमी के लिए कि जब लाइसेंस अवार्ड होता है या अप्लाई होता है, एप्लीकेशन से जब तक डिस्कवरी होती है, इसमें तकरीबन 8 से 10 साल, नॉर्मल बात हो रही है, एक्सेप्शन आर वेरी रेयर, बट 8 से 10 साल लगते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, नंबर 1। तो हमें सब्र से काम लेना चाहिए। और उसके बाद यह है कि जब डिस्कवरी हो जाती है, उसके साथ जो मैं आपके सवाल की तरफ आ रहा हूँ, जब डिस्कवरी होती है तो एक वेल की बेस पे कभी भी डेवलपमेंट प्लान नहीं बनते, उसको असेसमेंट करते हैं, उसके प्रोडक्शन प्लान बनाते हैं, जिसमें भी अगेन फॉर अच्छे रीजनेबल वेल इस साइज की डिस्कवरी के लिए इट शुड टेक 2 से 5 साल। उसकी वजह क्या है कि देखिए आपने पाइपलाइंस ले करनी पड़ती हैं, आपको प्लांट्स लगाने पड़ते हैं। गैस अगर वो प्योर गैस पाइपलाइन क्वालिटी गैस नहीं है, उसको आपको पाइपलाइन क्वालिटी गैस बनाने के लिए वाटर रिमूवल प्लांट लगाने पड़ते हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, ये सारी चीजें तभी लगेंगी। कि एक मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि वैसे मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ इस डिस्कवरी से OGDC की, और ये 100% OGDC। अच्छा साबिर साहब, आप एक्साइटेड तो हैं, लेकिन बिल्कुल आप एक्साइटेड है, लेकिन जो आपने खबर दी है ना कि 8 से 10 साल लग सकते हैं इस पूरे प्रोसेस में, वो बड़ी अफसोसनाक है। ऐसे अफसोसनाक है कि हम अभी बहरान से निकलना हमारे लिए मुश्किल होगा। नहीं, देखिए बहरान की मैं अभी बात नहीं कर रहा। बहरान तो देखिए ये बहरान का सोल्यूशन नहीं है, इट इज जस्ट मतलब थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द बहरान। अगर हम लोग बड़ा जज्बाती हो जाते हैं, माफ कीजिए, कि बहरान से निकले, बहरान से कोई बहुत मेजर जो फाइंड होगी ना कोई,
बट ये जो अच्छी बात है यहाँ पे कि अब आप देखें कि इस वक्त जो है ना KPK इज द बिगेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर इन द रीजन इन पाकिस्तान। इसी तरह गैस प्रोडक्शन वहाँ हो रही है, तो ये डेवलप हो रहा है। बट सबसे बड़ी बात जो है बहरान से निकलने की, हम अपनी एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी पे जोर लगाएं, और जब तक हम ये जोर नहीं लगाएंगे कोई काम नहीं होगा। तो इसमें निकलने में देखिए जो 10 साल की बात है, 10 साल तो हो गए 2006 से लेके अब ये इस वक्त लेट हुआ वहाँ पे। इट शुड हैव स्टार्टेड ऑफ मच अर्लियर। बट साबिर साहब फिर वही वाली बात है ना कि फवाद चौधरी साहब ने कहा कि बहरान होगा, मतलब बहरान होगा, मतलब ये बात सही है कि बहरान तो होगा अभी। नहीं, चौधरी साहब के बगैर कहे हुए हर एक आदमी को पता है कि बहरान होगा नहीं, बहरान है। इस वक्त हमारी जो प्रोडक्शन हो रही है डिक्लाइन हो रही है। नॉर्मली जो प्रोडक्शन का रूल होता है कि जितनी आप प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, एटलीस्ट अगर ज्यादा नहीं तो इतने आप रिप्लेसमेंट करते जाए न्यू फाइंड से। बदकिस्मती से इस वक्त हमारी जो है ना तकरीबन 4 बिलियन क्यूबिक फीट से भी कम है, 3.8 या 3.9 है मेरा ख्याल है, जबकि 4.5 तक गई है। तो दिस इज ए डिप्लीटिंग रिजर्व। तो ये कम से कम रिजर्व्स कोई, और यहाँ पे मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि जो हमारे जो एस्टिमेट्स हैं ये कंस्ट्रेंट बेसिस पे है, यानी कि अभी हम आगे एक्सपेंशन नहीं करेंगे, इधर नहीं देंगे उधर नहीं देंगे। अब आगे रही बात कि आवाम आदमी के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन को, मैं तो हमेशा से गैस डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना ये रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स के खिलाफ हो। उसमें कई नुकसानात होते हैं। एक तो ये होता है कि लॉसेस होते हैं, एक उसका होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, बहुत आपको लाइन ले करनी पड़ती है, उसका एक्सपेंस होता है, उसकी वजह से एनर्जी कॉस्ट होती है। तो हमें तो वहाँ LPG लेके जानी चाहिए। नहीं, अभी भी हमें ये गवर्नमेंट को बार बार मैं जब मैं था तब भी कहता था, और अभी जब भी कभी मुझे को बुलाते हैं मैं मशवरा देता हूँ, LPG शुड बी द आंसर टू द डोमेस्टिक यूज। ये जो है ना हम इंडस्ट्री को दें। इस वक्त देखिए हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री फिर बैठ गई है ये इसकी वजह से। ये इकोनॉमिक फैक्टर्स जो है ना जहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है वो है, इट्स अ लॉस डोमेस्टिक। साबिर बिल्कुल साबिर साहब यहाँ पर थोड़ी सी रहनुमाई इस हवाले से भी फरमाइएगा कि ये जो कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल गैस रिजर्व्स होते हैं, इसमें क्या फर्क होता है? कहा यह जाता है कि ये ज्यादा डीप होते हैं, इनको एक्सट्रैक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो जो पाकिस्तान में जखायर मिले ये कन्वेंशनल है या अनकन्वेंशनल है? देखिए ये जो है ना कन्वेंशनल और कन्वेंशन जो टर्मिनोलॉजी है उसका ये होता है कि कन्वेंशन का तो होता है ना कि जहाँ पर प्लेस क्लियर हो गई हैं। जैसे अब ये जब ये बन गया है, जो 3 प्लेस जिसपे से ये फाइंड हुई है, दिस विल बिकम ए कन्वेंशन लॉ। जब तक वो डिटर्मिन नहीं होता कि किस जगह में यहाँ गैस है, किस एरिया में गैस नहीं है, मैंने से गैस मीन्स एनर्जी, लेट मी ऑयल एंड गैस बोथ, उस वक्त तक वो अनकन्वेंशनल रहते हैं। तो जब ये अब ये हो गया नाउ दिस विल बी ए कन्वेंशनल एरिया। इसी तरह जो टल ब्लॉक के साथ, इसी तरह नशपा का है, वाना का है। मैं बताऊँ इस वक्त जो कंपनी वहाँ हमारी पेट्रोलियम भी काम कर रही है और मेरा ख्याल है 2 वेल्स ड्रिल कर रही है। इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है। असल में सबसे बड़ी बात जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि हमें एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी पुश करनी चाहिए और ओवरनाइट हम ना सोचेंगे कि कोई भी चीज हो। और ये बहुत बड़े, एटलीस्ट आबिद साहब आज के लिए तो खुश हो जाएं हम, जैसे आप और हम सब खुश हो गए थे, कम से कम आज के लिए तो खुश तो हो सकते हैं। नहीं, आप इस डिस्कवरी के बारे में बिल्कुल खुश हो, बट ये ना सोच लें कि ठीक है ये तो बहुत बड़ा विंडफॉल होगा, बट यस इट इज डेफिनेटली अ मेजर चेंज। देखिए 30-35 मिलियन क्यूबिक फीट की अभी बात हो रही है जो एक वेल की बेस पे इन्होंने अपनी स्टेटमेंट जो दी है OGDC की। इसके बाद इन्होंने और भी बात करनी है। तो हमेशा जो भी, मैं आखिरी बात कर रहा हूँ, जो भी ऑपरेटर होता है बड़ी कंजर्वेटिव स्टेटमेंट देता है। इस वक्त इससे ये जाहिर होता है कि देयर स्टिल अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। और अगर यहाँ पे डिस्कवरी और होती है तो 1-2 इन्हीं के ब्लॉक्स में अभी कई वेल्स है, अगर जो कि फील्ड में पता चल गया कि यहाँ पे गैस है तो इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा, जिसको कहते हैं ना, ऑमिन होगा। इंशाल्लाह जी। साबिर साहब आप हमारे साथ मौजूद थे बराह रास्त, वक्त का बहुत शुक्रिया, रहनुमाई का बहुत शुक्रिया। आपने हम लोगों को ये बताया कि वाकई में वो आप भी जज्बाती हो गए थे मेरी और शाहजेब की बातें सुनकर, तो कोई बात नहीं, हम कम से कम खुश हो सकते हैं। और आपने सही कहा कि रेवोल्यूशन तो नहीं होगा लेकिन एक स्मॉल कंट्रीब्यूशन शाहजेब जरूर हो सकता है, होगी इन गैस रिजर्व्स के थ्रू। और आने वाली नस्लों के लिए हम कह सकते हैं कि कुछ अगली जनरेशंस के लिए फवायद होंगे इसके। लेकिन जाहिर बात है जैसा कि वो बता रहे हैं कि इसके एक्सट्रैक्शन में भी और इस पूरे प्रोसेस में भी तकरीबन 8 से 10 साल लग जाते हैं।
और उसके बाद भी सिर्फ एक एडिशन होगी। तो एक प्लानिंग की जरूरत है। ऐसे ज़खायर तो हमें मिलते रहते हैं, लेकिन उसको तरीके से प्लान करके हम इन बहरानों को खत्म कर सकते हैं। उसका फॉलो अप लेना बहुत जरूरी है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। तो अब इंशाल्लाह देखते हैं पाकिस्तान में और कितने ज़खायर जो है सबके सामने आएंगे। लेकिन पाकिस्तान में एक और चीज बहुत सामने आ रही है, वो है IPSOS के सर्वेज। शाहजेब, और सर्वेज में बहुत इंटरेस्टिंग चीजें पता चलती है, परसेंटेज पता चलती है, आम आदमी क्या सोच रहा है, आम आदमी एक पर्टिकुलर सवाल को लेकर क्या जवाब दे रहा है, लोगों का एक पर्टिकुलर सवाल या सोच या इंसान को लेकर क्या फीडबैक है। लेकिन इस सर्वे की वजह से तशवीश भी बढ़ गई है। इस सर्वे हाँ, जारी हुआ है, इससे लोगों में तशवीश इसलिए बढ़ गई है क्योंकि जो इसमें जैसा कि बताया जा रहा है कि इसमें तमाम हिस्सा लेने वाले पाकिस्तानियों ने यह कहा है कि 2021 में PTI हुकूमत ने हमें मायूस किया है और उनकी परफॉर्मेंस, उनकी कारकर्दगी वैसी ही रही जैसे गुज़िश्ता साल रही थी, यानी कि 2020 में मोर देन 50% ऑफ पीपल इन द सर्वे, उन लोगों ने बात मेंशन की कि हम लोग जो हैं इमरान खान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से जो है वो मुतमईन नहीं है और हमारी जो है वो बहुत एक्सपेक्टेशंस थी जिस पर वो पूरे नहीं उतरे। इसकी बहुत सारी चीजें वजूहात हैं जो अवाम ने बताई होंगी। आई एम श्योर सर्वे में बहुत सारे सवालों के जवाब और भी आए होंगे शाहजेब, लोगों ने और भी रिएक्शंस दिए। सर्वे का मकसद भी ये होता है कि एक राय ली जा सके, तमाम हर जो तबका है उनसे ये बात समझ सके हम कि उनकी राय क्या है, इस परफॉर्मेंस जो है हुकूमत की उसको कैसे देख रहे हैं। जैसे कि ये बताया जा रहा है कि सर्वे में 1126 अफराद ने हिस्सा लिया है और 32% अफराद के मुताबिक हुकूमती कारकर्दगी गुज़िश्ता साल जैसी रही है। तो क्या अवाम हुकूमत से नाखुश हैं? ये बड़े अवामी सवालात हैं, बड़े आम सवालात हैं कि क्या इक़दाम उठाने चाहिए और इस नाराजगी की वजह क्या है, क्या वजूहात हैं कि अवाम हुकूमत से नाखुश हैं या नाराज हैं। बिल्कुल हमारे साथ थोड़ी देर बाद मौजूद होंगे, बल्कि शाहजेब भी सवाल करें, बहुत सारे सवाल करूंगी। तज्जियाकार अदनान आदिल साहब हमारे साथ बल्कि मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम अदनान साहब। पहला सवाल, सर्वे में कुछ मतलब सिग्नल नहीं दे रहे, समझ नहीं आ रहा कि क्या सवाल करें आपसे। अवाम वाले सवालात क्या होने चाहिए, लेकिन इस सर्वे में क्या समझते हैं कि इक़दामात की वजह से अवाम में नाराजगी है, गुस्सा बढ़ रहा है? व्हाट वाज इट अबाउट एक्चुअली? ये तो हमें पहले से भी मालूम है कि जैसे ज़िमनी इलेक्शन हार गई PTI जो रूलिंग पार्टी है, और कैंट बोर्ड के इलेक्शंस में उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा, और अब KP में जो लोकल बॉडी इलेक्शंस हुए उसमें भी उनके हक में अच्छे रिजल्ट नहीं आए। तो ये तो वाज़ेह है कि अवाम में उनके बारे में कोई नाराजगी है और वो उनसे खुश नहीं है। अब ये सर्वे जो है ये एक छोटा सर्वे है, अब ये मालूम नहीं कि इसका सैंपल जो है वो कहाँ से लिया है। अगर तो ये पूरे मुल्क से लिया है और मुख्तलिफ इलाकों से, देही शहरी, तो फिर तो ये एक नुमाइंदा सर्वे कहा जा सकता है, वरना ये कि एक मखसूस इलाके का सर्वे होगा। और ये तो पहले से भी हमें पता है कि सेंट्रल पंजाब जो है, ख़ास तौर से लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, यहाँ पे तो पहले भी PTI को इलेक्शन में भी अच्छी सीटें नहीं मिली थी, तो लोग यहाँ पर नून लीग के हक में ज्यादा हैं। अब बात ये है कि ऐसा क्यों है? जी, तो सबसे बड़ी वजह है, और आपको मालूम है कि 3-3.5 सालों में इतनी महंगाई हुई है कि लोगों की कुव्वत खरीद आधी रह गई है। जो पहले चीज 100 रुपए में आती थी अब 200 रुपए में आती है, आमदन इतनी बढ़ी नहीं है, तो लोग इस वजह से परेशान हैं। मगर ये कि 2 साल से हम ये भी देख रहे हैं कोरोना वबा है, तकरीबन 20-22 महीने हो गए हैं। तो इस हुकूमत की बदकिस्मती है कि इसके जो बेशतर हिस्सा है, अब 3.5 साल में से अगर 2 साल जो है वो वबा ले गई और वबा पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो गया और उसी को मेंटेन करते रहे, तो उसमें अब हुकूमत का तो इतना मसला नहीं है, अब ये कुदरती आफत है। और दूसरी बात ये है कि आलमी सतह पर वबा की जैसे फूड सप्लाई चेन जो है वो मुअत्तल हुई है, और जो सप्लाई का उसकी वजह से घी की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। घी की कीमत जो है 100% से ज्यादा ऑयल, खाने के ऑयल की, वो आलमी मंडी में बढ़ी है, तो पाकिस्तान में भी बढ़ गई। तो उससे अब जाहिर है आम आदमी तो इन टेक्निकल बातों में नहीं जाता है ना, वो तो ये देखता है कि मेरी जेब में पैसा कितना आ रहा है और मेरी कुव्वत खरीद कितनी है। तो अब ये है, उसको तो बेसिस अदनान साहब ये समझ नहीं आते ना कि मुझे पता है मैं मुश्किल में हूँ इस वक्त। जी, असल बात तो यही है। अब हुकूमत ने जो अवाम की भलाई के लिए अगर प्रोग्राम शुरू किए हैं, जैसे सेहत कार्ड है, अब वो तो बहुत, जो आदमी बहुत ज्यादा बीमार हो वही उसका फायदा उठा सकता है ना। रोजमर्रा की जो चीजें हैं, दालें हैं, घी है, खाने पीने का सामान है, वो उस तो सेहत कार्ड में नहीं आते। उसके लिए राशन कार्ड दिया है, मगर वो सिर्फ 1000 रुपए महीने का है। मेरा ख्याल है कि गरीब आदमी को 8-10 हज़ार रुपए महीने का फर्क पड़ा है मौजूदा हुकूमत आने के बाद।
तो वो 8-10 हज़ार रुपए की जो कमी हुई है उसकी कुव्वत खरीद में, वो कैसे पूरी की जाए, इसके लिए हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए। कोई तनख्वाहों में इस तरह इजाफा करे, कोई और अलाउंस बनाए, लेकिन पैसे कहाँ से आए? बड़ा मसला तो ये भी है, गवर्नेंस के इश्यूज हैं, टैक्स कलेक्शन नहीं है इतनी हुकूमत की, वसाइल नहीं है। अब आप देखिए ना, तवक्कुआत बहुत ज्यादा थी असल में। पीपल्स पार्टी और नून लीग के बाद इमरान खान साहब का जो मुतबादिल अवाम ने बनाया, तो उससे अवाम में बिल्कुल। अच्छा अदनान साहब, जैसे कि आप तवक्कुआत की बात कर रहे हैं, सॉरी आपकी बात काट रहा हूं, और महंगाई का जिक्र कर रहे हैं, ये तो देखा कि महंगाई मुसलसल बढ़ती जा रही है और हर महीने हम देख रहे हैं किसी ना किसी चीज में इजाफा हो रहा है। लेकिन आप क्या समझते हैं? आप माशाल्लाह तज्जिया करते रहते हैं और आपके तज्जिए हम सुनते भी रहते हैं बहुत गौर से। जरा बताइएगा कि अगर ऐसे ही महंगाई जारी रही तो अगले जो आम इंतखाबात हैं उसमें फिर आप मुश्किल में देख रहे हैं पीटीआई को? और अगर कोई और हुकूमत आ जाती है तो सबको ये बात समझने की जरूरत है कि जो 2 साल जाया हुए हैं कोविड की वजह से, उसके बाद जिस तरीके से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी कहते हैं कि हमने मईशत बहुत अच्छी संभाली है और दुनिया इसकी मुतरफ है, तो इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि पीटीआई की परफॉर्मेंस अच्छी रही है? देखिए, मेरे ख्याल में तो वबा को बहुत कामयाबी से संभालने का बड़ा कारनामा है, क्योंकि आपने देखा कि इंडिया में बहुत बुरे हालात हुए, ईरान में 1 लाख, हालांकि उनकी आबादी हमसे 3 गुना कम है, मतलब तीसरा हिस्सा है हमारी आबादी का, लेकिन वहां पर 1 लाख लोग जो हैं वो कोरोना वबा से मर गए और जाँ बहक हो गए। हमारे यहाँ सिर्फ 25-30 हज़ार का डेथ टोल है, तो हमने बहुत अच्छी तरह कंट्रोल किया। हमें इतना नुकसान नहीं हुआ वबा से जितना यूरोप, अमेरिका और दूसरे मुल्कों में भी हुआ, इंडिया में और इर्द गिर्द हमारे ममालिक हैं, बांग्लादेश में भी। तो एक तो ये तो इनकी कामयाबी, मगर आम आदमी ये सोचता नहीं है ना, वो तो इसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है कि ठीक है वबा आई और वैक्सीनेशन भी अब आप देखिए आधी आबादी की हो गई। ये कोई छोटी बात नहीं है अब कि आपने इतनी बड़ी आबादी है आपके मुल्क की, उसकी इतनी बड़े पैमाने पे आपने वैक्सीनेशन कर दी, अब बूस्टर भी लग रहा है 30 साल से ज्यादा उम्र के, तो इसका क्रेडिट जो है वो अवाम बजाय अभी तक अवाम जो है इसको रजिस्टर नहीं कर सकी। लेकिन बहरहाल महंगाई से जो लोग मुतासिर हैं, मुझे ये लगता है कि पीटीआई का कर दूसरी पार्टियों की तरफ नहीं जाएगा, लेकिन वो अपने घर बैठ जाए नाराज। तो जिस तरह हमने देखा केपी में बहुत कम टर्नआउट रहा पेशावर में, कि पीटीआई का वोटर घर से बाहर नहीं निकला, वोट डालने नहीं गया नाराजगी की वजह से, बजाय वो दूसरी पार्टियों को वोट डाल देता। तो मुझे लगता है कि अगर पीटीआई का वोटर अगले 2 साल में इन्होंने कोई बड़ा काम नहीं किया तो वो घर बैठ सकता है, वो कहेगा कि ठीक है मैं किसी को भी वोट नहीं देता। तो इनको कुछ ना कुछ करना ऐसा पड़ेगा जिससे इनका वोटर जो है वो मुतहर्रिक हो, ये चाहे वो आवाम को कन्विंस करें, कोई ऐसा काम करें। अब एक मसला तो ये भी है ना कि इनके पास अक्सरियत नहीं है पार्लियामान में, ना सादा अक्सरियत है ना 2/3 है। ये पुलिस कहते थे हम करेंगे, वो नहीं कर सके, गवर्नेंस के इश्यूज को बेहतर बनाएंगे, वो नहीं कर सके, तो उसके लिए पार्लियामेंट में कानून साजी और आइन साजी की जरूरत है। तो इन बातों पे इन्हें अवाम को एतमाद में लेना चाहिए और बताना चाहिए कि भाई हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हमारी कुछ मजबूरियां हैं, लेकिन बहरहाल कुछ ऐसे काम तो ये कर ही सकते हैं जिससे अवाम में एतमाद पैदा हो। मतलब आप देखिए बहुत से अंडरपासेस इशारा कर दिया आपने अदनान साहब, आगे बात काट रही हूँ, माजरत मैं कह रही हूँ, बड़ा अहम इशारा आपने ये कर दिया कि आपकी बातों से 2-3 चीजें मैंने जिस वक्त जो कंसीव की हैं वो दिमाग में ये आई हैं कि एक तो ये कि अवाम को हाफ ग्लास फुल नजर नहीं आ रहा। जो गवर्नमेंट ने किया वो जो अवाम को मिला है उसका उनको अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है उसकी, कि अवाम ने कोविड से कैसे लड़ा, वो ये मुल्क कैसे उसने मुकाबला किया। अवाम को नजर आ रहा है कि वो महंगाई की तरफ जा रही है, इसलिए वो शिकायत की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। तीसरी बात आपका जो इशारा लगा कि अब इनको कुछ करना चाहिए, आपकी नजर में क्या करना चाहिए? जैसे अवाम जो इनका वोटर नहीं निकला था वो अब निकले नेक्स्ट टाइम। देखिए, एक तो ये है कि अब कोरोना तो सबसाइड हो रहा है, लेकिन अल्लाह ना करे कि ओमिक्रॉन बहुत तेजी से फैले पाकिस्तान में, क्योंकि खतरा दूसरे मुल्कों में तो बड़ी तेजी से फैल रहा है। अगर यहाँ पे तेजी से फैला तो फिर हमें बड़ा मसला होगा। अल्लाह करे ऐसा ना हो। अगर ऐसा ना हो तो फिर ये वसाइल जो हैं, अब ये कोई बड़ा प्रोजेक्ट तो बना नहीं सकते जो 4-5 साल में मुकम्मल हो। इलेक्शन में सिर्फ तकरीबन 1.25 साल रह गए, तो कोई ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाकर आवाम के सामने रखें कि जो आवाम को नजर आए, वो पता चले कि भाई हुकूमत कुछ कर रही है। जैसे लाहौर में 2 अंडरपासेस बन गए हैं, एक गुलाब देवी अस्पताल के पास बना है और एक है फिरदौस मार्केट, अब शेरावाला में बन रहा है। तो इस तरह जो दूसरे हिस्से हैं मुल्क के, अब जहाँ पे निश्तर 2 अस्पताल बन रहा है मुल्तान में, तो 3 साल से बनता ही चला जा रहा है। तो भाई अब उसको मुकम्मल करो, उसे खोलो, ताकि अवाम जब उससे फायदा उठाएंगे तो कहेंगे हाँ काम तो किया है इन्होंने। तो इस तरह जो प्रोजेक्ट्स मुकम्मल करके अवाम के सामने रखें, उसकी स्पीड बढ़ाएं। तो पंजाब में स्पीड जो है वो तरक्याती कामों की
तेज नहीं है जितनी होनी चाहिए। जैसे आपने देखा कराची में ग्रीन बस शुरू, तरक्याती कामों की स्पीड तेज नहीं है। हाँ। और अदनान साहब, इसके साथ हम ये भी देख रहे हैं कि वजीर आजम ये भी बयान दे रहे हैं, जो जिस तरीके से उन्होंने शिकायत की कि मनफी सोच की वजह से क्रेडिट नहीं मिलता, हम काम तो कर रहे हैं, हमने मईशत को संभाला भी है, लेकिन हमें क्रेडिट नहीं दिया जा रहा। इस बारे में आप क्या कहेंगे? और साथ वो ये भी कह रहे हैं कि हमें बरामदात बढ़ाने की जरूरत है, इसके बगैर हमारी मईशत नहीं संभल सकती। जी ये बात सही है, मगर ये तो लॉन्ग टर्म बात है ना, कि जब आप सनती तरक्की की तरफ आपने 30-40 साल तवज्जो नहीं दी, अब आप तवज्जो देंगे 10-15 साल लगेंगे। ये कोई एक दिन में जादू तो की छड़ी तो नहीं है कि आपने वो घुमाई और फौरन सनतें लग गई और वो बरामदात बढ़ गई। अगर आप आज काम शुरू करेंगे तो 10-15-20 साल में जाकर उसका रिजल्ट आपके सामने आएगा। उसके लिए तहम्मुल की जरूरत है। पाकिस्तान में हर वक्त तो सियासी उखाड़ पछाड़ रहती है, कोई मार्च कर रहा है, कोई एहतजाज कर रहा है। तो इन हालात में अदनान साहब बस इस सवाल का जवाब दे दीजिए। मेरा बड़ी दिल चाह रहा है सवाल करूं आपसे, और क्योंकि आप एक सीनियर तज्ज़ाकार हैं तो इसलिए आपसे इसका जवाब चाहिए। आप समझते हैं कि अवाम के साथ नाइंसाफी हो रही है, हाँ या ना, ये बताएं। ये तो 40-50 साल से हो रही है, कोई पहली दफा नहीं हो रही। आपने देखा ना अभी टैक्स के जो शुमार आए हैं कि बड़े-बड़े जो टैक्स ही नहीं दिया। आप देखिए कि उनकी कोटियां हैं, डिजाइनर पहनते हैं। ये जो अरकान पार्लियामेंट बड़े बड़े जिम्मेदार हैं, टैक्स ही नहीं देते, तो अवाम के साथ तो नाइंसाफी हो रही है। ये तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है। ये बड़े जिम्मेदारों पर गॉड ब्लेस यू। बिल्कुल। और अदनान साहब, उम्मीद करते हैं कि आगे जाकर ये नाइंसाफी कुछ कम हो जाए या ना हो। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे अदनान आदिल साहब और तज्जिया दे रहे थे मुल्क की सूरत हाल पर, किस तरीके से हमें इस मईशत को संभालने की जरूरत है, किस तरीके से हमें हालात बेहतर करने की जरूरत है। ये तमाम तो सूरत हाल हमने सुनी अदनान आदिल साहब से। अदनान आदिल साहब से बहुत शुक्रिया, आपने हमारे सवालों के जवाब दिए। दरअसल हमारे सवाल अवाम के सवाल है और अवाम के सवाल अभी हैं बाकी, क्योंकि अभी प्रोग्राम में बहुत कुछ है आपके लिए जो कर रहा है। इंतजार रहिएगा हमारे साथ। सुबह सवेरे पाकिस्तान में शाहजेब और माया खान। We'll be right back. सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान। और ये कहा जाता है ना, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसा टैलेंट उभर कर सामने आता है जिनको हम सराह सकते हैं, जिनकी जो कामयाबियां हैं उनको मुबारकबाद पेश कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं नूर सबा की, लाहौर की। और उन्होंने किया उन्होंने 23 मेडल्स अपने नाम किए हैं। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की तालिबा डॉक्टर नूर सबा का यह एजाज है कि उन्होंने प्रोफेशनल एग्जाम्स में टॉप किया है। वो बैरून मुल्क आला तालीम की ख्वाहिशमंद भी हैं, ये उनकी कामयाबी है। तो उनसे बात करना आज बहुत जरूरी है। माया, उनसे हम बात कर लेते हैं। नूर सबा हमारे साथ मौजूद हैं। नूर सबा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत सी हैं? सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारकबाद कि आपने इतने सारे मेडल समेटे। कैसा महसूस कर रही हैं? थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ब्लेस्ड फील हो रहा है। अल्लाह ताला का बहुत एहसान है, बहुत करम है इसमें। तो आपके वालिदैन का क्या जो है वो ख्याल है आपके बारे में कि इतनी कामयाबियां हासिल करने के बाद, इतने मेडल समेटने के बाद वो तो बहुत प्राउड फील कर रहे होंगे? वो डेफिनेटली बहुत प्राउड फील कर रहे हैं और मैं तो सारी कामयाबी का क्रेडिट उनको दूंगी। मेरे पेरेंट्स जो हैं उन्होंने हर पॉइंट पे मेरा साथ दिया, बचपन से लेकर हर स्टेप पे, हर स्टेज पे दे बीन वेरी इन्वॉल्व्ड। इसके अलावा मेरी पूरी फैमिली, मेरे उस्ताद, मेरी यूनिवर्सिटी, हर किसी का बहुत रोल है सब में। बिल्कुल, ये सपोर्ट बहुत जरूरी होती है। तो नूर, जरा बताएं कि ये जो आपका सफर था वो कितना मुश्किल था, कितना कठिन था, किस तरीके से आप यहाँ पर पहुंची? ये कामयाबी हासिल करने के लिए आपको किन मुश्किलात से गुजरना पड़ा? वो पूरा जो सफर है वो हमारे नाज़रीन को बताएं प्लीज। मेरे ख्याल से कोई भी शख्स जो मेडिकल में पहुंचता है और फिर 5 साल बाद MBBS ग्रेजुएट करता है, वो हर एक स्टूडेंट मेडल्स का हकदार है, क्योंकि ये सफ़र हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि मेडिकल की पढ़ाई, सबसे पहले तो MBBS में दाखिल होना ही एक काफ़ी चैलेंजिंग बात होती है। मैट्रिक करते हैं, फिर FSC या A levels करते हैं। You really need to work hard enough to get that वो मार्क्स कि आपका मेरिट बन सके। फिर आप MCAT में जो है उसके लिए आप करते हैं, फिर पुट इन करते हैं। फिर once you get into MBBS तो काफ़ी मतलब दुनिया जानती है कि मेडिकल की पढ़ाई मुश्किल है, बट एक्चुअली अंदर पहुँच कर एंड एक्चुअली एक्सपीरियंसिंग दैट आपको समझ आता है कि कितने चैलेंजेस हैं। तो मेरे ख्याल से तो everybody deserves वाकई में
बहुत ज्यादा। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपका नाम आप नूरुस सबाह के नाम से जो है वो आपका नाम है पूरा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। जी 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 बिल्कुल। तो वो नूरुस सबाह जो है ना, वो वही वाली बात है कि जब सबाह हो तो साथ में वो नूर वाली जो है वो सबाह हो, तो जहां जहां वो जा रही है, जहां जहां वो आगे बढ़ रही है, तो वो नूर नूर लेकर जा रही है। अच्छा, वालदैन का आपने कहा, जिक्र किया नूरुस सबाह के, वालदैन का बहुत सपोर्ट रहा माशाल्लाह से, तो सबसे ज्यादा दोनों में से किसका सपोर्ट रहा? आपके खुद का ये एक था कि आपने ये काम करना है, आगे बढ़ना है, इस तरफ तालीम हासिल करनी है, अम्मा अब्बा में से किसी का था या दोनों का था? दोनों का डेफिनेटली। और मेरे ख्याल से पेरेंट्स जो आपको बचपन से सिखाते आ रहे होते हैं वो सबकॉन्शियसली आपका पर्सनालिटी का पार्ट ही बन जाता है। तो मेरे पेरेंट्स बचपन से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे कि मैं पढूं और आगे बढ़ूं और अपनी सारी जितनी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल उनको यूटिलाइज करूं, तो फिर खुद भी फिर इंसान का उसी तरफ शौक पड़ जाता है। तो इसी तरह से है। Unbelievable. और फिर बीच में जो है वो टीचर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उनकी इंकरेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी ट्रू। आपने इतने सारे मेडल्स हासिल किए, किस तरीके से हासिल किए? हमारे लिए तो एक मेडल हासिल करना जब हम पढ़ रहे थे बड़ा मुश्किल था। एक तो मेडिकल की फील्ड इतनी मुश्किल, उसकी स्टडी, और साथ साथ इतने सारे मेडल्स हासिल कर लेना। नहीं, मैंने मेडिकल नहीं पढ़ा, मैं कह रहा हूँ मेडिकल पढ़ना बड़ा मुश्किल है, इसलिए मैंने हाथ डाला ही नहीं। मेरे पास तो स्पोर्ट्स के मेडल्स थे, मुझे मतलब हाँ स्पोर्ट्स में मतलब रनर थी मैं। आपने तो मतलब कमाल कर दिया, 23 मेडल्स भाई। हाँ जी, ऑनेस्टली काफी इट्स हार्ड टू आंसर कि किस तरह, क्योंकि मतलब हर शख्स अपनी बेहतरीन मेहनत कर ही रहा होता है। अल्लाह ताला का मेरे ख्याल से बहुत करम है। मेरी अपनी पॉलिसी ये रही है कि मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मेडल लेना है या पोजीशन लेनी है या इतने नंबर आ जाए या आ जाए। मेरा बस ये होता था कि जो पढ़ रही हूँ आई वांटेड टू रियली अंडरस्टैंड इट, ताकि कल को जब मैं डॉक्टर बनूं एक्चुअली अप्लाई कर सकूं। और इस मुल्क को कौम को कहते हैं पेशेंस के लिए आप अच्छा पढ़ोगे कल को तो आप अच्छा परफॉर्म करोगे। तो इस पॉलिसी के साथ जो है आई यूज्ड टू जस्ट गिव माय बेस्ट, और बाकी अल्लाह ताला का बहुत एहसान है, बहुत करम है, मैं तो कहती हूँ। तो ये बताइए आगे के क्या प्लान्स हैं, क्या करना चाह रही हैं, आगे कैसे जाना चाह रही हैं, क्या करना चाह रही हैं? बिकॉज मैं आपके लिए बहुत ज्यादा मतलब पुरुम्मीद हूँ आपके फ्यूचर को लेके, इंशाल्लाह बिलखैर। थैंक यू सो मच। आगे के मेरे प्लान्स ये हैं कि इंशाल्लाह बैरून मुल्क से ट्रेनिंग लेके वापस पाकिस्तान आना है, क्योंकि आई फील कि पाकिस्तान का हेल्थ केयर सिस्टम जो है इट नीड्स अ लॉट मोर एडवांसमेंट्स। अभी हम काफ़ी एरियाज में पीछे हैं दुनिया से। तो गेटिंग दैट ट्रेनिंग, गेटिंग दैट स्किल सेट और अंडरस्टैंडिंग कि दुनिया में बाहर क्या क्या हो रहा है, क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो हो रही हैं, वो सारी ट्रेनिंग लेके वापस पाकिस्तान आना जो है, I feel like that would help me contribute more towards improving the system in Pakistan. बड़ी बात है कि आप वापस आना चाह रही हैं। और नूर, हमने देखा कि कोविड के दिनों में हमें ये एहसास हुआ कि हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स, खासतौर पर डॉक्टर्स, इनकी बड़ी अहमियत है। हमारे हेल्थ सिस्टम को बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली आप आगे जाके स्पेशलाइजेशन किस चीज़ में करना चाहती हैं, किस तरीके से सर्व करना चाहती हैं पाकिस्तान में, और क्या प्लान्स हैं, किस तरफ आप आगे बढ़ना चाह रही हैं? अच्छा हाँ, आपने कोविड की बात की, वेरी ट्रू। पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में ही डॉक्टर्स ने, हेल्थ केयर वर्कर्स ने, डॉक्टर्स, नर्सेस, सारे ही हेल्थ केयर वर्कर्स ने जिस तरह से कोविड में अपनी जिंदगी खतरे में डालकर खिदमत की है अवाम की, लोगों की, डेफिनेटली इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, प्रेज करना चाहिए। और पाकिस्तान में स्पेशली डॉक्टर्स के जो मसाइल है उन पर सोचना चाहिए, समझना चाहिए, हुकूमत को भी, मीडिया को भी, ब्यूरोक्रेसी को भी। एवरीबडी शुड लिसन कि ये लोग जो अपनी जान दाव पे लगाकर इस कौम की खिदमत करते हैं, उनकी डिमांड्स और उनके इश्यूज या उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज के जो इश्यूज आ रहे हैं, पे के इश्यूज, जो भी इश्यूज आ रहे हैं, उनको हम समझे और हल करने की कोशिश करें। और जहाँ तक आपने पूछा कि आगे स्पेशलाइजेशन, तो भी मेरा इंटरनल मेडिसिन में प्लान है, और सुपर स्पेशलाइजेशन के लिए आई एम स्टिल नॉट श्योर, बट वो अगले जो 3 साल की ट्रेनिंग है उसमें आई विल सी कि जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ तो आई वुड डू दैट इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। बस नूर सबाह ये बताइए कि आप जब ये मेडल्स जीत गई और आप माशाल्लाह इतना अपने अम्मा अब्बा का, अपने खानदान का, अपने मुल्क का, आप सबका फख्र बन गई, तो दोस्त होते हैं ना, वो अक्सर शादी में सवाल करते हैं। सबसे आज मैंने ये सवाल कर लिया कि दोस्तों का क्या रिएक्शन था, उन लोगों ने कितना अप्रिशिएट किया? आई एम श्योर किया होगा, लेकिन उन लोगों में हिम्मत दी कि भाई तुम लोग भी आगे बढ़ो, तुम लोग भी करो, ऐसा कुछ हुआ? कोई ऐसा मोमेंट है? आप बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, तो कोई मैसेज देना चाहती हूँ तमाम मेडिकल स्टूडेंट्स को, तो वो भी प्लीज आखिर में दीजिएगा।
जी, तो काफी अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल है आपका। माय फ्रेंड्स हैव बीन वेरी सपोर्टिव। मतलब मेरे 5 साल में अगर मैं अपने पेरेंट्स को क्रेडिट दूं, साथी को, तो फ्रेंड्स को भी, क्योंकि ग्रुप स्टडी होती है, मिल मिला के आप एक दूसरे को हेल्प करते हैं, तो फिर ही आप आगे बढ़ सकते हैं। मुक्के मारेंगे तो उनका नाम नहीं लोगी तो। हाँ जी, बल्कि जब मुझे सबसे पहले पता चला कि मुझे 23 मेडल्स मिले, वो भी वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइंड, शी कॉल्ड मी और उसने मुझे बताया कि भाई मैं यूनिवर्सिटी से पता करके आई हूँ, तुम्हारे 23 मेडल्स हैं। तो और फिर जब मेरी कॉन्वोकेशन थी तो अनदर फ्रेंड ऑफ माइन, वो मेडिकल में नहीं है, शी इज अ फोटोग्राफर, तो उसने जो है वो मेरी प्रॉपर फोटो शूट किया, वही जो पिक्चर्स वायरल भी बल्कि हुई हुई हैं। तो आई फील के फ्रेंड्स की सपोर्ट और हमेशा रही है, बहुत अप्रिशिएशन रही है, अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह का एहसान है। Absolutely. We wish you all the best, Nurusaba. May you keep shining and shining and shining. अपना और अपने अम्मा अब्बा का और हमारे मुल्क का जो है वो नाम रोशन करती जाओ और आगे बढ़ती जाओ, क्योंकि तुम हो पाकिस्तान। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। तो अब शाहजेब, कितना अच्छा लगा शाहजेब क्या कह रहे, काश मैं पढ़ लेता, मैं भी पढ़ लेता, काश मैं भी एक मेडल ले लेता है। मैंने मेडल हासिल किए हैं, मैंने मेडल हासिल किए डिबेटिंग में। वेरी गुड। यस, मतलब ये तो है, लेकिन फिर भी जाहिर बात है उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है। ऐसा नहीं आप मुझे नहीं कहते मैंने मेडल हासिल नहीं किया। बिल्कुल ऐसा ही है। अब हम जिक्र करते हैं क्रिकेटर का, वो क्रिकेटर जो सबके दिल के बहुत करीब हैं और रहेंगे। प्रोफेसर की हम बात कर रहे हैं, मोहम्मद हफीज की हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने बाकायदा रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। उनकी परफॉर्मेंस से सब वाकिफ हैं, ऑलराउंडर हमारे प्लेयर। और जाहिर बात है एक वक्त आता है जब आपको टीम से जो है वो अल्लाह हाफिज उस टीम को कहना पड़ता है, अलविदा कहना पड़ता है, जाना पड़ता है। लेकिन अभी भी वो कह रहे हैं कि मैं फिट हूँ और फिट रहूंगा और लीग्स खेलता रहूंगा। और आई एम श्योर कि उनके लिए भी आसान नहीं होगा। इस तरह हम लोग कितने इमोशनल हो रहे हैं, जो इंसान खेल रहा होता है मुल्क के लिए, उसके लिए, क्योंकि देखिए ना, एक स्पोर्ट्समैन जो है ना, वो एक एथलीट होता है, एक जो खिलाड़ी होता है ना, उसकी रग रग में वो खेल होता है। वो चाहे किसी भी उम्र में हो, किसी भी हिस्से में हो, किसी भी हालत में हो, वो खेल उसके अंदर से कभी नहीं निकल सकता। तो ये हम बात कर रहे हैं। इसके साथ हम ये भी बात करेंगे कि लग यूं रहा है कि पीसीबी का देसी कोचेस से दिल भर गया है, क्योंकि सकलैन मुश्ताक कौमी टीम के बुरी कोच के ओहदे से अलग हो गए हैं। और यहाँ पर ये बताना भी जरूरी है कि सकलैन मुश्ताक T20 वर्ल्ड कप और बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज सीरीज में बुरी कोच थे। तो ये दोनों मामला बड़े अहम है, जिस पर बात करेंगे हम। हमारे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट माजिद भट्टी साहब। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए शो में। तो सबसे पहले तो आपसे सवाल मैं हफीज साहब के बारे में ही करूंगा, प्रोफेसर के बारे में ही करूंगा कि उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। ऑफ सीजन में अचानक रिटायरमेंट का ऐलान, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखें शाहजेब, मोहम्मद हफीज 41 साल के हो गए, काफी उन्होंने क्रिकेट खेल ली है, 18 साल कैरियर है। लेकिन एक अच्छी रिवायत है कि वो खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास गए और उन्होंने जाके ऑफर की कि भाई आप मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करें। हालांकि हफीज चाहते तो खुद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने पीसीबी हेडक्वार्टर में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पाकिस्तान का ब्लेजर पहने हुए। एक अच्छी रिवायत। देखें, हमारे यहाँ रिटायरमेंट की रिवायत है नहीं। मैंने इसी कराची शहर में 1996 में जावेद मियादाद को रोते हुए रिटायर होते देखा, लेकिन चंद हफ्ते बाद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थी, उनके कहने पर वो दोबारा क्रिकेट में आ गए। बड़े बड़े हमारे नाम, इमरान खान को भी ले लें, वसीम अकरम, वकार, उन्होंने बाज़ाब्ता रिटायरमेंट अनाउंस नहीं की। तो मेरे ख्याल में एक अच्छी रिवायत है। लेकिन देखें, अब जो क्रिकेटर्स हैं लाइक मोहम्मद हफीज, उनका फोकस पाकिस्तान टीम से तो जाहिर है 18 साल में उन्होंने प्राइम गुजार दिया। वो चाहते हैं कि इंटरनेशनल लीग्स जो हैं वो खेलते, वहां पर पैसा बहुत ज्यादा है। तो हफीज चले गए, लेकिन एक अच्छी रिवायत के साथ रमीज राजा, जिनके साथ उनकी काफी तलखी थी, एक वक्त में तो कुछ महीने पहले उन्होंने वो कह दिया, ये बात कह दी कि मेरा जो 12 साल बेटा है वो रमीज राजा से ज्यादा क्रिकेट जो है वो समझ सकता है। रमीज राजा उनको टाइम नहीं दे रहे थे, लेकिन फाइनली उन्होंने पीसीबी हेडक्वार्टर में, जो जाहिर है पाकिस्तान क्रिकेट का सारे मामलात वहीं से चलते हैं, वहां पर रिटायरमेंट अनाउंस करके और अच्छे अल्फाज के साथ आप उनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने, उन्होंने रमीज राजा को भी क्रिटिसाइज नहीं किया। तो ये मेरे ख्याल में बाकी हमारे जो सीनियर्स हैं जो क्रिकेट छोड़ना चाहते हैं। लेकिन हर बात करेंगे भट्टी साहब, वही वाली बात है ना, हर बात ने का भी कोई एक अंदाज होता है। लेकिन ये बताइएगा कि हफीज भाई को क्या अंदाजा था कि आगे वो होम सीरीज में जो है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं उनको मौका मिलेगा? ऐसा था, उनको हो गया था इंतजाम?
देखें माया, हफीज जो है सिर्फ एक फॉर्मेट खेलते हैं T20। मार्च में जो ऑस्ट्रेलिया की टीम आ रही है उसमें एक T20 है। तो अभी जो पिछली सीरीज थी वेस्ट इंडीज की, उसमें टीम मैनेजमेंट ने शोएब मलिक को भी कहा था कि आप आराम करें, फिलहाल आपकी जरूरत नहीं है। तो हैदर अली या मिडिल ऑर्डर में दूसरे जो हमारे यंगस्टर्स खेल रहे हैं, तो टीम मैनेजमेंट चाह रही थी कि उनको ग्रूम करें। देखें, बाज दफा हम जहाँ ऑफिस में भी काम कर रहे होते हैं या आप लोग भी जहाँ काम करते हैं, वहाँ जो आपका बॉस होता है उसकी बॉडी लैंग्वेज समझ आ जाती है कि वो क्या चाहता है। लेकिन एक अच्छी रिवायत मेरे हिसाब से जो बात कि उन्होंने जब ये समझा कि मैंने अपना प्राइम गुजार लिया, अब यंगस्टर्स को मौका मिलना चाहिए, तो एक अच्छे नोट के साथ अपनी क्रिकेट को उन्होंने छोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल साहब, यहाँ पर आपने शोएब मलिक का जिक्र किया है। हाँ। शोएब मलिक साहब का जो मुस्तकबिल है वो आप कैसा देख रहे हैं? वैसे तो बज़ाहिर वो माशाल्लाह फिट हैं बिल्कुल, लेकिन आपको लगता है कि नजर भी आ रहे हैं? वो भी बहुत जल्द रिटायरमेंट का ऐलान करने वाले हैं? कोई ऐसे चांसेस हैं? देखें शाहजेब, जिस तरह मैंने कहा कि हमारे यहाँ रिवायत तो नहीं है। अगर ये रिवायत मोहम्मद हफीज ने अभी कायम कर दी कल, तो शोएब मलिक भी अगर नविश्ता दीवार पढ़ लें, क्योंकि शोएब मलिक को तो वेस्ट इंडीज की जो अभी T20 सीरीज पिछले महीने कराची में हुई है, उसमें क्रिकेट बोर्ड ने और टीम मैनेजमेंट ने कहा कि फिलहाल आपकी हमें जरूरत नहीं है, आप आराम करें। और शोएब मलिक भी पाकिस्तान रहते नहीं है, अपनी एहलिया या तो बाहर होते हैं या दुबई में उनका ज्यादा वक्त गुजरता है। तो मुझे नहीं लग रहा जो इस वक्त पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट का मिजाज और प्लान नजर आ रहा है, शोएब मलिक भी मुझे उस प्लान में नजर नहीं आ रहे। तो हो सकता है कि शोएब मलिक भी बड़ी साहब आपको लगता है कि प्लेयर्स को ये मालूम ही नहीं है, ये पता ही नहीं है कि हमें कब और किस तरीके से रिटायरमेंट का ऐलान करना है? और हम देख रहे थे कि गुज़िश्ता हफ्ते इंटरव्यू दिया मोहम्मद वसीम ने, उन्होंने भी ये बात की कि ये फैसला जो है वो सीनियर प्लेयर्स ने नहीं करना है, सिलेक्शन कमेटी ने फैसला करना है। देखें शाहजेब, एक जो पाकिस्तान के इस ब्लेजर पे जो सितारा लगा होता है ना, उसकी जो कदर मंजिलत है, ये वही लोग जान सकते हैं जो पाकिस्तान टीम के साथ रहते हैं। आप जब इंटरनेशनल लीग्स खेलते हैं ना और पाकिस्तान के करंट प्लेयर होते हैं, तो उसकी वजह से आप मार्केट वैल्यू बढ़ती है। जैसा मैं और आप जहां जहां जिन जिन चैनल्स में काम करते हैं, जब तक हमारे साथ उसका टैग लगा हुआ है तो हमारी भी मार्केट में थोड़ी सी इज्जत ज्यादा होती है। लेकिन जब हम फॉर्मर हो जाते हैं तो शायद चीज पाकिस्तान टीम में भी होती है। तो प्लेयर्स चाहते हैं कि वो पाकिस्तान टीम से खेले ना खेले, पाकिस्तान टीम में कहीं ना कहीं उनका नाम आता रहे, ताकि जो वहां पर उनकी वैल्यू बढ़े, नजर आए। हाँ, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। अच्छा भट्टी साहब, ये बताइए, सकलैन की कोचिंग में टीम ने बेहतरीन परफॉर्म किया, फिर क्या वजह बनी कि वो कंटिन्यू नहीं कर सके? अच्छा माया, थोड़ी देर पहले जब शाहजेब एंट्रो मेरे ख्याल बयान कर रहे थे, उस वक्त वो उन्होंने कहा कि उबरी कोच का मतलब होता है कि इंटरम सेटअप था, चूंकि मिसबाह उल हक बीच में छोड़कर चले गए थे, तो उनको उबरी मुद्दत के लिए लगाया गया था। अब पीसीबी ने पिछले दिनों 5 कोचेस की पोस्ट एडवर्टाइज की हैं। सकलैन मुश्ताक वैसे भी जो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, वहां पर जॉब करते हैं। तो अगर वो पाकिस्तान टीम के साथ काम करना चाहते हैं तो वो दोबारा अप्लाई करें पाकिस्तान टीम के हेड कोच के लिए, तो उनको मेरे ख्याल में जॉब मिल सकती है। लेकिन जो मेरी इत्तलात है, जो मुझे पता चल रहा है कि शायद कोच तो फॉरेनर हो, लेकिन सकलैन मुश्ताक को मेंटोर बनाया जाए। देखिए, सकलैन मुश्ताक ने इन 4-5 महीनों में जब से मिसबाह उल हक गए थे, पाकिस्तान टीम को बड़ी जबरदस्त तरीके से कोचिंग की, पीछे रहकर उन्होंने काम किया, और सबसे बढ़कर नेशनलिज्म को जिस तरह उन्होंने उभारा ना, जब पाकिस्तान टीम प्रैक्टिस करती थी तो वो के सामने पाकिस्तान का झंडा लगा देते थे। तो बांग्लादेश में एतराज किया गया कि भाई आप हमारे मुल्क में आए हुए हैं, बजाय हमारे झंडे के यहाँ पर पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा है। तो मेरे ख्याल में सकलैन मुश्ताक को, जो मुझे पता चल रहा है कि उनको पाकिस्तान टीम का मेंटोर बनाया जाएगा। भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपके वक्त का, थैंक यू सो मच। फिटनेस का ख्याल रखिएगा, आपसे फिर जरूर सवाल करूंगी। तो शाहजेब यहाँ पे बिल्कुल छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे।
वेलकम बैक, बहुत शुक्रिया सुबह सवेरे पाकिस्तान के साथ रहने का। और अब हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि 5वीं लहर आ रही है कोविड की, ओमिक्रॉन की, और एक तरफ सीजन चल रहा है शादियों का। ये दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं, तो यहाँ पर एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। अगर एहतियात ना की तो ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि मामला ख़राब हो सकते हैं और ये वायरस खतरनाक सूरत इख्तियार कर सकता है। मुस्बत केसेस की शरह में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है, जो हम दिन ब दिन देख रहे हैं। यहाँ पर एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त जो सूरत हाल है ओवरऑल शादियों में जो जारी है, SOPs किस हद तक फॉलो हो रहे हैं? शाहजेब, नहीं हो रहे SOPs जिस तरह होने चाहिए ना। आई एम सॉरी, पता है मैं खुद उन लोगों में शामिल हूँ तो मैं क्या करूँ, लेकिन हाँ कन्फेशन भी होना चाहिए पूरी दुनिया के सामने। हम अगर जाते भी है ना शादियों में तो हम मास्क जो है ना लेकर जाते हैं, हाथ में पहने होते हैं, हाथ में टंगा होता है, ठीक है, और या तो बैग में हमारे क्लचेस में होता है या हमारे पर्सेस में होता है, लेकिन हम पहनते नहीं है और तस्वीरें खिंचवानी होती हैं, हमारा मेकअप खराब हो जाता है। तो मेकअप खराब हो जाता है शाहजेब। लेकिन पता है क्या, SOPs फॉलो नहीं करेंगे। अब जो फरवरी के ऊपर हमें वार्निंग आ चुकी है ना, वो वाकई बहुत परेशान कुन है। इसलिए बार बार बताया जा रहा है आवाम को कि फरवरी में सिचुएशन बैड हो सकती है, और उसके रीजन ये होगा कि हम अभी ख्याल नहीं करेंगे, रेप्रिकेशंस फेस करने पड़ेंगे। बिल्कुल, तो हम ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल जान लेते हैं अपने 92 के नुमाइंदे से। इब्राहिम रिंद हमें बता रहे हैं मजीद। देखिए, बिल्कुल शहर कायद में शादियों का मौसम आ चुका है और साथ साथ जो है कोरोना के केसेस में भी बेहद इजाफा होता जा रहा है और मजीद जो है शादियों के सीज़न के दौरान भी इसमें बढ़ने का खदशा है। शादी हाल मालकान जो है कोरोना की पहली लहर के दौरान जो है उन्होंने SOPs पर अमल भी कराया था। जो भी शादी में शरीक अफराद थे वो मास्क भी पहनते थे और सैनिटाइज़र भी इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब जो है बेशतर शादी हालों में देखा गया कि वहाँ पर SOPs का ख्याल ही नहीं रखा जा रहा है, जिसकी वजह से मज़ीद जो है कोरोना के केसेस बढ़ने का खदशा है, जिसकी वजह से शादी हाल के मालकान को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। जिस तरह लॉकडाउन के दौरान शादी हाल को भी बंद करना पड़ा था। कोरोना से अब तक 4,81,000 से ज़्यादा अफराद जो हैं वो कन्फर्म केस जो रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि 7,680 अफराद जो हैं वो कोरोना का शिकार होकर जाँ भाग हो चुके हैं। जबकि इसके साथ साथ जो नया कोरोना की किस्म आई है ओमिक्रॉन, उससे 175 अफराद जो हैं वो इसका शिकार हुए हैं, जो कि कंफर्म केसेस हैं। और साथ साथ जो है महकमा सेहत सिंध ने भी दोबारा एक तरह का अलर्ट जारी कर दिया है कि तमाम लोग जो हैं वो एहतियाती तदाबीर अपनाएं। जो अफराद पहले से कोरोना की वैक्सीन लगवा चुके हैं वो 6 माह के बाद जो है बूस्टर वैक्सीन लाजमी लगवाएं, ताकि कोरोना के केसेस कम से कम हो सकें और जो अफराद हैं वो कोरोना का शिकार भी ना हों। इब्राहिम हमें बता रहे थे किस तरह की सूरत-ए-हाल इस वक्त है। बहुत अच्छा उन्होंने रिपोर्ट किया है कि इस वक्त क्या मामलात हैं और किस तरीके से SOPs फॉलो हो रहे हैं, कहीं नहीं हो रहे। तो ये कितने ज़रूरी है SOPs फॉलो करना हॉल्स के अंदर, क्योंकि अगर ये ना किए गए तो आगे जाकर आपको ये तमाम हॉल्स बंद करने पड़ेंगे, हर चीज़ बंद करनी पड़ेगी। इसी पर बात करने के लिए होगा, कितना माली नुकसान होगा, बिजनेसेस कितने अफेक्ट होंगे। जी शाहजेब, तो इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया सदर शादी हॉल्स एसोसिएशन राना रईस साहब ने। राना साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। राना साहब, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहते हैं कि क्या शादी हॉल्स के अंदर SOPs फॉलो हो रहे हैं? अगर हो रहे हैं तो किस हद तक फॉलो हो रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बताता चलूँ कि जैसे आपके प्रोग्राम में भी दिखाया कि शादी हालों में फ़िलहाल SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा, ये कहना बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं होगा। हमारी इंडस्ट्री वो वाहिद इंडस्ट्री है जिसने सबसे ज़्यादा मुसीबतें झेली हैं। 1.5 साल का अर्सा हमारा बंद रहा है और उसके बाद ही शादी हाल खुले हैं अगस्त के महीने के अंदर। आप देखें, अगर शादी हालों से ही फैलना होता, अगस्त के महीने में तकरीबात खुली है, तो ये सितंबर अक्टूबर के अंदर बढ़ गया होता। ऐसा नहीं है, हम लोग ज़ीरो टॉलरेंस के ऊपर काम कर रहे हैं। जब हम लोगों ने अपने शादी हालों को खोला है तो हमने अपनी लेबर को, अपने स्टाफ को वैक्सीनेट किया है और उसके बाद जितनी भी गवर्नमेंट की दी हुई SOPs हैं उसको हमने फॉलो किया है। हम अभी भी ज़ीरो टॉलरेंस के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन देखें इस वक्त एजुकेट करने की ज़्यादा ज़रूरत है। होता क्या है, जैसे अभी इन्होंने बताया कि हम तकरीबात में जाते हैं तो मास्क जो है लोगों ने नहीं लगाया हुआ होता। देखिए, ख़वातीन की तरफ से हमें थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ता है, इसमें दो राय नहीं है। हमने उसके लिए भी इंतज़ाम किया अपने शादी हालों के अंदर। जो साउंड सिस्टम है, माइक के ऊपर हम अनाउंसमेंट करते हैं, एजुकेट कर रहे होते हैं, कोविड साइन लगाए हुए होते हैं, सैनिटाइजर हम वहाँ पे मेन डोर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें आप लोगों के ताउन की भी जरूरत है। मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से भी ये मैसेज देना चाहूंगा कि हमने बड़े बड़े बार बैनर लगा दिए, नो वैक्सीनेशन, नो मास्क, नो एंट्री। अब देखिए, पब्लिक का भी काम है, आप उन लोगों का एहसास करें जिनका 1.5 साल से कारोबार ये बंद था। हमारी वो
वाहिद सनद है जिससे 100 से 125 बताएं कि क्या जब एक तकरीब खत्म हो जाती है शादी हॉल में, बिल्कुल, अच्छा मुझे इसके साथ बताइएगा कि एक तो पहले तो ये बताएं कि एसओपीज को फॉलो कराने के लिए जो हिदायत जारी की जाती हैं उस पर अमल दरामद कराने के लिए क्या किया जाता है आप लोगों की जानिब से? किस तरीके से आप लोग चेक एंड बैलेंस रखते हैं कि यहाँ पर इस हॉल के अंदर एसओपीज फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? और साथ साथ एक ये भी सवाल मैं करना चाहता हूँ कि क्या डिसइंफेक्टेंट स्प्रेस किए जाते हैं जब कोई एक इवेंट खत्म हो जाए, और असल में एसओपीज हैं क्या जो आप लोग हिदायत जारी करते हैं? देखिए, सबसे पहला मैं आपका सवाल का जवाब दूं, डिसइंफेक्शन स्प्रे की जो आपने बात की है, ये तो कोरोना से पहले भी हमारे जितने भी शादी हॉल्स हैं, जब तकरीब वाइंड अप होती है तो उसके बाद उसको नीट एंड क्लीन किया जाता है, उसको साफ सुथरा करके नया जो आने वाली तकरीब होती है उसकी तैयारी की जाती है। दूसरी बात, देखिए, ये जितने भी हमारे शादी हालों के अंदर जो हमने एक मैकेनिज्म बनाया हुआ है, देखें इसके अंदर आज जदीद दौर है, हमने इसका फायदा लेते हुए व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हुए, एरिया वाइज हमने ग्रुप बनाए हुए, हम उसके अंदर अपने मेंबर्स को और उनकी लेबर को एजुकेट कर रहे होते हैं, और जो हमारे मेंबर्स हैं, जो ओनर्स हैं, वो उसको ऑनलाइन देखते हैं। इसलिए कि लास्ट टाइम एडिशनल आईजी के साथ हमारी एक एसओपी साइन हुई थी जिसके अंदर हमने अपने तमाम शादी हालों के अंदर कैमरे जो हैं वो उसको मस्ट किया था उन्होंने आईजी से। तो हम तकरीबन हमारे तमाम शादी हालों के अंदर ऑनलाइन कैमरे लगे हुए, ओनर्स उसको खुद भी सुपरवाइज कर रहे होते हैं कि किसी भी किस्म की कोई जो है वो एसओपी की खिलाफ वर्जी ना हो, जीरो टॉलरेंस के ऊपर काम करें हमारी लेबर भी और हम भी। देखें, हमारी लेबर भी नहीं चाहती कि हमारी तरफ से कोई कोताही बरती जाए। इसकी वजह है, देखिए, हमारे मेंबरान ने, हमारी लेबर ने 1.5 साल का अरसा जो है वो जिस तरीके से गुजारा है वो आप और हम शायद बहुत मुश्किल गुजारा है। तो वो खुद भी, जब वैक्सीनेशन की बात आई थी तो हमें लेबर को फोर्स करना नहीं पड़ा था। देखिए, हमारे पास जितनी भी लेबर है वो अनस्किल्ड लेबर है, अनएजुकेटेड है, लेकिन हमें उनको फोर्स करना नहीं पड़ा। उन्होंने खुशी खुशी वैक्सीनेशन लगवाई है। हमने अपने तमाम शादी हालों में एरिया वाइज वैक्सीनेशन कैंप लगवाया, उसमें अपनी लेबर को भी लगवाया और वहां पे आने वाले जितनी भी हमारी लाइट इंडस्ट्रियां थी उनको भी हमने वैक्सीनेटेड किया हुआ है। अभी भी हमने ये फार्मूला रखा हुआ है, हमारी गवर्नमेंट से जो बात हुई है, हम लोग एक तकरीब होती है 24 आवर्स पहले हम तकरीब जिसकी मुनक्किद होती है, हम उससे वैक्सीनेशन कार्ड तलब करते, वो हमें वैक्सीनेशन कार्ड देते हैं और उसके बाद जब तकरीब होती है तो फिर हम वहां पे, यानी कि राणा साहब आप ये कह रहे हैं कि जब कोई शादी की तकरीब होती है तो जितने गेस्ट भी आ रहे हो, चाहे वो 400-500 गेस्ट हो, उन तमाम लोगों के, तमाम मेहमानों के वैक्सीनेशन कार्ड चेक किए जाते हैं एंट्रेंस पर। एसओपी के अंदर रद्दोबदल होता है। सबसे पहले तो जो 500 की बात है, अब तक 500 इंडोर के अंदर अलाउड नहीं है। 300-400 तक इंडोर के अंदर इन 2 महीनों के अंदर इन्होंने कैपेसिटी अलाउड की थी, वो भी डिस्टेंस के हिसाब से एक अचीव कर ले। अब होता क्या है, हम 24 आवर्स पहले जो कार्ड आ जाते हैं हम उसको मेन डोर पे रख देते हैं। उसकी जो फिर गेस्ट आ रहे होते हैं हम उनसे भी तलब करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक दफा उन्होंने जो कार्ड दे दिया हमने अपने पास रख लिया। जो गेस्ट आते हैं, देखिए, पहले लेने की वजह ये होती है, एक तकरीब होती है, बारात आ रही है, वलीमा। जब बारात आती है तो उस वक्त एक क्राउड जमा होता है, उस वक्त चेक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हमारी कमिश्नर कराची से बात हुई, उन्होंने इस चीज को जो है वो हमारे साथ इंडोर्स किया कि हाँ ये मैकेनिज्म सही है कि जब बारात आ रही होती है उस टाइम पे जो 10-15 मिनट का पीरियड होता है उसके अंदर आप लोग वैक्सीनेशन कार्ड पहले भी ले सकते हैं। तो हमने यही प्रैक्टिस रखी हुई है। नहीं, आप सही कह रहे हैं साहब, मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन एक सवाल, राय साहब सुनिए, मेरी बात सुन लीजिएगा। एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, क्योंकि आप जाहिर है जो बात कर रहे हैं वो मैं समझ भी पा रही हूँ ऑब्वियसली कि आप एसओपीज आपने बहुत अपनी तरफ से रखी हुई है, आपने अपनी जिम्मेदारी जो है भरपूर तरीके से आपने निभा भी रहे हैं कि आपने जो है वो कहा है कि नो मास्क, नो एंट्री, नो वैक्सीनेशन कार्ड, नो एंट्री। बट देन अगेन आपको जो चैलेंज आता है, आप कहते हैं माइक पर अनाउंस भी करते हैं, बट देन अगेन वो आपकी सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मैं जिस चीज़ को लेकर परेशान कौन हूँ एक इंडिविजुअल शहरी की हैसियत से, वो ये राणा साहब कि उसका जो रिजल्ट होगा वो हमें बड़े बल्क में आएगा, वो हमें एक बड़ी सूरत में जो सामने नजर आएगा। लोग अगर नहीं पहन रहे तो उस वक्त आप सख्ती क्या करते हैं? अगर आपको किसी को आप रोकते हैं, वो नहीं रुक रहा, वो आप कहते हैं वो नहीं पहन रहा, उस वक्त आपका एक कदम क्या होता है? आप उस वक्त क्या इंप्लीमेंट करते हैं? आपका सबसे पहला एक्शन क्या होता है? नहीं, देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि 100% मास्क नहीं लगा रहा है। सबसे पहले तो वैक्सीनेशन के बाद ये पूरी दुनिया के अंदर यही बात आई कि वैक्सीनेशन के बाद अगर तमाम लोग एक तकरीब में एक जगह पे बैठे हुए और तमाम लोग वैक्सीनेटेड हुए हैं तो उनके लिए ज़्यादा कोई इशू नहीं है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है।
नंबर एक बात। तो हम लोग वैक्सीनेटेड लोगों को ही अंदर आने की इजाजत देते हैं, लेकिन उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि हम मास्क जो है उसकी पाबंदी नहीं करा रहे हैं। हम अपने तौर पे तमाम तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं, लेकिन मैंने ये कहा कि कुछ हद तक खवातीन, जो आपने भी बताया, खवातीन मेकअप की हुई थी, वहाँ पे जो उनके अपनी जिनकी तकरीबात होती हैं, वहाँ पे थोड़ा हमें कभी कभार फेस करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन आप लोग अपनी जिम्मेदारी पूरे तरीके से निभा रहे हैं। राना अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलन इस मामले पर बात कर रहे थे। बड़ा अहम मामला है ये ओमिक्रॉन का, जैसे कि हम देख रहे हैं कि फिफ्थ लहर आती जा रही है। राना साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें सुबह सवेरे पाकिस्तान में ज्वाइन किया। और अब हम अपने शो की आखिरी स्टोरी की तरफ चलते हैं। आखिरी स्टोरी की तरफ चलते हैं, बिल्कुल। और अब आपको बताएंगे कि मोटरवे पुलिस के एहलकारों ने ईमानदारी की एक नई मिसाल कायम कर दी। शाहजेब, लाहौर में पुलिस एहलकारों ने 1.5 लाख रुपए मालियत का मोबाइल और 81 लाख रुपए का चेक शहरी के हवाले कर दिया वापस। मोटरवे पुलिस पेट्रोलिंग ऑफिसर जाहिद फारूक ने चेक से मोबाइल फोन को तलाश किया और ऐलानात कराए और इस तरीके से जो उसका मालिक था उस तक पहुंचाए। तो ये बड़ी अच्छी खबर है और ये कितने लोगों के लिए सबक है। तमाम हर इदारे के जो लोग हैं, किस तरीके से आप ईमानदारी की मिसाल कायम कर सकते हैं और ईमानदारी दिखाना भी बहुत जरूरी है। अगर आपको कोई चीज मिलती है तो वो जिसकी है, जिससे रेलिवेंट है, उसको पहुंचाना भी बहुत जरूरी है। मैं तो समझती हूँ जाहिद साहब जो हैं, जिनको ये मिले उनका मोबाइल और चेक वापस, उनको यकीन नहीं आ रहा होगा कि मुझे मेरी 1.5 लाख की मालियत का मोबाइल फोन और इतने ज्यादा मेरा चेक जो है वो मुझे वापस मिल गया। तो हम बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है पेट्रोलिंग ऑफिसर, उनसे भी हम बात करेंगे। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि किसी को भी अगर ऐसे कोई रकम मिले माया, और किसी आम शहरी को भी मिले, कितना होता है, कभी हम गाड़ियों में रह जाता है, कभी टैक्सीज में रह जाता है, कभी बसेस में रह जाता है, कभी रिक्शा में रह जाता है, कभी कहीं किसी डिपार्टमेंट में कहीं जगह आप गए हुए रह जाता है और आप कहते हैं अब तो गया भैया, इन्ना लिल्लाह पढ़ लो, अब नहीं वापस आना तुम्हारा। अच्छा, लोग छूटते कहते हैं समझो सदका गया। अरे सदके की नीयत से लिया तो जो सदके की नीयत से कह रहे हो जाने के लिए। लेकिन ये कितनी बड़ी मिसाल है जो कायम की है मोटरवे पुलिस ने, हमारे इदारे ने, और मजीद लोगों को पूरे मुल्क में इसका जो है वो इससे सबक लेना चाहिए और इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। तो इंस्पिरेशन लेने के लिए ही हमारे साथ इस वक्त शो में मौजूद हैं पेट्रोलिंग ऑफिसर मोटरवे पुलिस जाहिद फारूक साहब। जाहिद साहब बहुत शुक्रिया, हमें शो में आपने ज्वाइन किया है और सबसे पहले तो हम आपको सलाम पेश करते हैं जो मिसाल आपने कायम की है। तो बताइएगा ये वाकया कब का है, किस तरीके से आपको मोबाइल और ये चेक्स मिले थे और कहां से मिले थे? वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। ये 2 जनवरी की बात है, मैं ड्यूटी पे मौजूद था, 9 बजे का टाइम था। तो दौरान ड्यूटी में ब्रीफिंग के लिए वहाँ पे मौजूद था, मसरूफ़ था। तो एमटेक के करीब मुझे रोड पे एक मोबाइल नज़र आया, तो वो मैंने मोबाइल उठाया। उसकी बैक साइड पे 2 चेक थे, जिसमें एक 81 लाख का चेक था जो फिल था और दूसरा ब्लैंक चेक था जो विद सिग्नेचर था। तो वहाँ पे मैंने पब्लिक एड्रेस सिस्टम के ज़रिए और मेगाफोन के ज़रिए वहाँ पे अनाउंसमेंट की, को 30-40 लोग खड़े थे वहाँ पे कि किसी का मोबाइल है तो वो मुझसे ले सकता है। तो वहाँ पे कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जिसने कहा कि मेरा ये मोबाइल है। तो इसी दौरान 10-1 मिनट बाद मुझे कॉल आई उस नंबर पे जिसका मोबाइल था, क्योंकि उस मोबाइल को स्क्रीन लॉक लगा हुआ था, तो उस पर कॉल आई मुझे। उनको मैंने बताया कि ये आपका मोबाइल है, ये मोटर पुलिस के पास है, आप तसल्ली रखें, ये महफूज हाथों में है, ये आपकी मानत है, आपके चेक और मोबाइल फ़ोन मेरे पास हैं, आप ले सकते हैं। तो वो उस वक़्त जड़ावाला के करीब थे, तो उनको फिर हमने ऑफिस में बुलाया और वहाँ पे उनके हैंड ओवर किए। हमारे डीएसपी साहब सीनियर अफसर हैं हमीदुल्लाह न्याजी साहब, उनकी मौजूदगी में। अब वो उन्होंने कैसे फोन किया, कैसे राब्ता हुआ, ये सब जाहिर मोबाइल फोन उनका एक तो रह गया था, तो क्या उसी पर किया, कैसे राब्ता किया, उन्होंने अपने फोन पे किया होगा। जाहिर साहब हमारे साथ है, जब उन्होंने अपने फोन पर मेरा ख्याल है जो राब्ता कॉल की, तो आपने उनको बोला भाई आपका फोन यहाँ है, तो उन्होंने क्या कहा और उसके बाद कैसे आपने दिया उनको, बताइए प्लीज। जी, उन्होंने मुझे कॉल की, उनके नंबर पे जो उनका मोबाइल था उस पर उनके दूसरे नंबर से कॉल आई, वो मैंने रिसीव की। उनको मैंने बताया कि आपका मोबाइल मोटर पुलिस के पास है, आप इत्मीनान रखें। तो उन्होंने कहा कि हम इस वक्त जड़ावाला जो रेस्ट एरिया है वहाँ पे हम मौजूद हैं, तो मोबाइल हम भूल गए। मैंने उनको तसल्ली दी, वो बड़े खुश हुए। फिर उनको मैंने बताया कि आप हमारे ऑफिस आ जाएं। वहाँ पे वो आए, उनको उनके हैंड ओवर किया। जब हैंड ओवर किया तो वो उनकी जो खुशी थी वो मैं बयान नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा वो खुशी हुए थे। उन्होंने मोटर पुलिस का शुक्रिया किया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तमाम फोर्सेस को मोटर पुलिस जैसा होना चाहिए। अच्छा जाहिद साहब, अक्सर हम देखते हैं ऐसे वाक़यात मोटरवे पुलिस के हवाले से भी, और मुख्तलिफ वाक़यात मोटरवे पे पेश आते हैं कि कुछ चीज़ें लोगों की गिर जाती हैं, रह जाती हैं, पैसे गिर जाते हैं, कहीं पर रह जाते हैं, कभी कहीं। तो वो जो मोटरवे पुलिस उसको हासिल करती है, इस तरह के वाक़यात एक साल में कितने हो जाते हैं, और आप लोगों का क्या तरीक़ाकार होता है मोटरवे पुलिस का कि वो तमाम चीज़ें जो लोगों की हैं उनको उसी तरीके से वापस की जाएँ?
जी सर, इसकी माजी में हमारी बहुत सारी मिसालें मिल जाएंगी आपको। इसका तरीकाकार ये होता है कि हम उसको अपने कंट्रोल पे अपने सीनियर अफसरान के नोटिस में लाते हैं, वो फिर सीनियर अफसरान की मौजूदगी में हम उनको उनके हैंड ओवर करते हैं। आप उसकी तस्दीक भी करते होंगे कि क्या वाकई ये चीज़ें उनकी हैं या नहीं है? जी तस्दीक होती है, होने के बाद उनको फिर हैंड ओवर की जाती है। बिल्कुल। जाहिद भाई, आपको क्या लगता है कि आपके इस वाक़े से इस पूरे एक तो आपने अपने इदारे का, अपने साथ काम करने वालों का, अपने सीनियर्स का, तो इससे पूरे पाकिस्तान के तमाम जितने भी इदारे हैं, पुलिस एहलकार हैं, आपके और दीगर कलीग्स हैं जो अलग अलग सूबों में हैं, उनसे क्या सबक लेना चाहिए सबको? उससे ये है कि ये अच्छी ड्यूटी करनी चाहिए और ईमानदारी से अच्छी कोई चीज़ नहीं है, ये हमारे ईमान का हिस्सा भी है। और मोटो पुलिस का ये मोटो भी यही है, ऑनेस्टी, कर्टसी, हेल्प, ये हमारा मोटिव है। जाहिद भाई, बड़ा चुभने वाला सवाल करी इजाजत के साथ कि जब वो मोबाइल आपको मिला और वो चेक आपको मिला और आपने अभी बताया ब्लैंक चेक भी था, नहीं हुआ कितनी महंगाई है, रख लो, किसी को पता ही नहीं चलेगा, क्या पता चलेगा? नहीं, ऐसा मेरे 1% भी मेरे माइंड में ऐसा नहीं है। मैंने फौरन उसको जो है ना अपने कंट्रोल पे अपने सीनियर अफसरान के नोटिस में दिया है और उसको स्क्रीन को लॉक लगा हुआ था, इस वजह से थोड़ा वेट किया कि उनकी कॉल आई तो उनको जल्दी से जल्द बताया जाए कि आपका मोबाइल मेरे पास है और आपकी मानता हम आपको वापस करना चाहते हैं। वाह 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 वाह, जबरदस्त। जाहिद भाई, आपने तो हम लोगों के लिए आज क्या कहूंगी ना, आपकी ईमानदारी ने, आपके इस वाकये ने हमारा दिन बना दिया, और जिस दिन से सुना होगा ना उसका दिल जो है ना वो ऐसे दुआएं दे रहा होगा आपको, और सर फख्र से बुलंद कर दिया आपने अपने तमाम इदारे का। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ शामिल थे एक ज़बरदस्त ईमानदार अफसर जाहिद राना साहब हमारे साथ मौजूद, जिन्होंने कितनी ईमानदारी के साथ रब्ता कर लिया। शाज़ी, ब्लैंक चेक भी था कहीं ना कहीं, और जो माया, जैसा कि आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि जो इस वक्त महंगाई का दौर है, जितने मसाइल हैं, कहीं ना कहीं आपके ज़हन में ये बात आ जाती है कि यार जो चीज़ मुझे मिली है इससे मेरे तमाम मसाइल हल हो जाएंगे, लेकिन वही बात है कि उनका ईमान है और ये उनकी ईमानदारी है कि उनको ऊपर जाकर हिसाब देना है, तो उन्होंने सोचा कि नहीं, ये मुझे इसके मालिक को वापस करना है। वो एक वाकया मुझे आपकी इस बात से याद आ गया कि एक आदमी जो है एक गलत फेल करना, एक चोरी, गुनाह करने जा रहा था, तो अकेले में था, रात का अंधेरा था, और उस वक्त उसने कहा कि औरत कोई माई गुजर रही थी सामने से। माई ने कहा क्या कर रहा है, तुझे डर नहीं है? तो कह रहे नहीं, कौन, देख तो रहा नहीं है कोई, मुझे पकड़ेगा कोई नहीं। तो उस माई ने कहा कि कोई देख रहा है, नहीं देख रहा, ऊपर वाला तो देख रहा है। तो बस वही वाली बात है कि अल्लाह तो देख रहा है, और इस दुआ के साथ कि परवरदिगार पाकिस्तान को अपने खास ज़ुबान में रखे। शाज़ीब अहमद और उमर खान को दीजिए सिर्फ कल तक के लिए इजाज़त, लेकिन शाम 4 बजे का रिपीट देखना ना भूलिएगा Into HD पर। कल फिर होंगे आपकी खिदमत में हाजिर। अल्लाह हाफ़िज़।